हेलो एवरीवन। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थर्ड पार्ट है और इस पे हम थोड़ा एक्सेल को और अच्छे से जानेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें जो और हमारे एडवांस फंक्शंस जो होते हैं या जो उसके अंदर सहूलियत होते हैं उसको हम कैसे और यूज़ करें और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बनाएं, है ना। जैसे आप रियल लाइफ किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और उस पोस्ट पे ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे आपको उस टाइप का डेटा आपको बनाना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे हम उसको कर पाएंगे अचीव, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट की तरफ। ये मैंने एक एक्सेल सीट बना रखा है, ठीक है। इसमें कुछ डेटा है, अभी क्या डेटा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है आपका ये है। अभी डेटा है क्या, सबसे पहले ये कोई कंपनी का नाम है, मान के चलो आप जिस कंपनी में काम करते हो ये उस कंपनी का नाम है। और इसके नीचे लिखा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो खर्च है, मतलब कंपनी के जो भी खर्च है ये उसका डेटा है, उससे रिलेटेड डेटा है। अब ये डेटा कहाँ से आ सकता है, या आपके जो अकाउंट के जो बंदे हैं, जो छोटे अकाउंट असिस्टेंट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो भी कंपनी में आपके बिल्स आते हैं, जो सप्लायर्स के बिल आते हैं या जो खर्चे के जितने बिल आते हैं, उसको ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं या एक्सेल में डालते हैं। मोस्टली कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर खरीदती है, जैसे कि हमारा टैली है, वो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और वैसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इवन जो बड़ी बाहर की कंपनियां हैं, वो सैप के, जो सैप सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, जो उसका एक मॉड्यूल है, उसको भी यूज़ करती है, ठीक है। मान के चलो वहाँ पे डेटा था, उसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये आपको क्या है ना, एक एक्सपेंस का आपको एक कह लें चार्ट बना के आपके जो मैनेजमेंट है उसको दिखाना है कि हम पिछले महीने या एक पर्टिकुलर डेट पे या एक साल के बीच में हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या है, कैसे है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो फिलहाल भी हम खर्चे पे बात करते हैं कि कंपनी के ऊपर कितने खर्चे हुए, ये उसका सीट है, ठीक है। इसी तरह से कंपनी को कितने रिसीट हुए, मतलब कितने उसको पैसे उसके अंदर आए, ठीक है, उसका भी एक अलग से चार्ट बना सकते हैं और दोनों को एक साथ कंबाइन करके दिखा सकते हैं कि हमें एक महीने में इतना हमने पैसे दिए, इतने पैसे हमारे को वापस आए, ठीक है। तो ये कंपेयर बन जाता है ना। फिलहाल ये एक्सपेंस पे है ये जो हमारा सीट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का नाम है, ये एक्सपेंस सीट है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आया था, डॉक्यूमेंट डेट बोला गया है इसको। डॉक्यूमेंट डेट मतलब जैसे जो आपके सप्लायर्स ने आपको बिल भेजा होगा, ये उसका डेट है। ये सप्लायर का नाम है, ये उसका जो इनवॉइस नंबर होता है ये वो है, और इसका ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका अमाउंट है। ये ए ई कोई कोड है आपका, जिसको आप बाद में समझ सकते हो, कुछ स्पेशल कोड है कि आप उसको मार्क करने के लिए कुछ स्पेशल कोड रखे हो। ये बैंक का कोड है कि उसको कैसे पैसे गए हैं उसके कोड आ सकते हैं। ये अकाउंट का कोड है, उसका अकाउंट नंबर क्या है वैसे, और ये पेमेंट कब गया, ये उसका डेट है, ठीक है। तो ऐसे आप मान के चलो कि आपके पास एक रॉ डेटा है। इसको रॉ डेटा कहने का मतलब किसी सॉफ्टवेयर से निकाला हुआ डेटा है, आपने इसको नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर से मान के चलो आपने एक्सपोर्ट करके उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट किया, उसको खोला है। अब इसके बेस पे आपको कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, तो वो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, मैं जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये A B2 B C क्या है, तो मुझे हेडर भी देखना है ना। हेडर मैं कैसे देखूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी रहे, और मैं उसके मतलब ये मैं चाहता हूँ उसको फ्रिज कर दूँ, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फ्रिज पैन। तो फ्रिज पैन जो होता है उसके लिए कैसे करना होता है, अगर मुझे यहाँ पे फ्रिज पैन करना होगा, तो ये जो है ये पूरे, और ये जो है मतलब ये आपका जो डेट वाला है, ये सेक्शन और ये सेक्शन फ्रीज हो जाएगा, और ये आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे वैसा नहीं करना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूँगा, ये देखिए ऑप्शन फ्रीज, फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो, मतलब जो टॉप रो है उसको फ्रीज कर देगा, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देगा। तो फिलहाल मुझे जहाँ पे मेरा कर्सर है मुझे वहाँ पे फ्रीज पैन को फ्रीज करना है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या होगा,
ये देखिए जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये मेरा जो पैन है ये फ्रीज़ हो गया। अब मैं जान सकता हूँ कि मेरा हेडर क्या है, ये बैंक का कोड है, तो मैं आराम से समझ सकता हूँ। तो ऐसे टाइम पे ये जो हमारा फ्रीज़ पैन होता है ये काम आता है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट साइड को चाहें तो इसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इतने को मूव करा सकते हैं। तो अगर ये इस तरफ और भी काफ़ी लंबा डेटा इस साइड भी है, इस साइड भी आप चाहते हो स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये जो आपका है, आप जहाँ तक चाहो उतने फ्रीज़ पैन कर सकते हो। तो हम करेंगे वो देखेंगे किसी एग्ज़ाम्पल में। फ़िलहाल हमने टॉप जो हमारा जो हेडर्स है उसको हमने फ्रीज़ कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे कुछ चूज़ करते कि सिर्फ टॉप रॉ को सिर्फ फ्रीज़ करो, तो ये सिर्फ इसी को फ्रीज़ करता। तो ये अच्छा है कि हम जहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं हम वहाँ से फ्रीज़ करें, तो ये अपने तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रीज़ पैन की बातें। नेक्स्ट हम करते हैं, अब मुझे क्या निकालना है इसमें से, डेट है, मुझे डेट दिखाई दे रहा है और कुछ कंपनियां का नाम दिखाई दे रहा है और डुप्लीकेट भी है वो। कहने का मतलब है कि ये 20 तारीख को और 26 तारीख को यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इस कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन दिए थे मुझे, ट्रांसफ़र पेरोल दिया है और ये इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र है, सैलरीज वगैरह कुछ है, प्लस यहाँ पे ये कुछ मेरे पास अमाउंट है ना, और इसके कुछ कोड है, मतलब होगा अकाउंट कोड मान के चलो, इसको आप अकाउंट कोड मान के चलो, अकाउंट कोड, ये बैंक कोड है। और अच्छा ये अकाउंट कोड है तो इसको स्पेशल कोड मान के चलो, कुछ होगा स्पेशल कोड, ठीक है, क्योंकि रॉ डेटा है ना, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब मुझे समझना पड़ेगा, जो प्लस में है ये तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं, माइनस क्या है। अब माइनस जो है, आई थिंक ये कंपनी का नाम है, एग्जाम्पल प्लाई लिमिटेड, ठीक है। तो तभी तो माइनस हुआ ना, माइनस मतलब ये पैसे अंदर आए हैं, हम प्लस का मतलब पैसे गए हैं, तो पैसे अंदर कहाँ से आए हैं ना, तो अपने यहाँ से ही, मतलब सॉरी अपने यहाँ से ही माइनस हुए हैं, ये डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। तो अगर मैं क्रेडिट को मैं देखूँ, तो कहने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये कोई हमारे पास ये अकाउंट स्टेटमेंट टाइप का है, ठीक है, जो भी है। अब इसके बेस पे हमें कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंपनी का नाम चेंज करता हूँ, कंट्रोल सी, मान के चलो मेरा कंपनी का नेम ये है, ठीक है, ये मेरा कंपनी का नेम है। कंट्रोल बी करूँगा, शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट दबाऊँगा और राइट वाला ये एरो की, इसको थोड़ा बड़ा करना है मुझे, तो बड़ा करने का तरीका आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आई थिंक ये होना चाहिए, ये देखिए ये है, तो इससे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड, तो ये मेरी कंपनी का नेम है, तो मैं इसमें जितने भी मेरे डेबिट और क्रेडिट्स हो रहे हैं ना, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो इसके बेस पे हमें चार्ट्स वगैरह बनाने होंगे, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं चार्ट्स बनाने का। तो मैं क्या करूँगा, एक बार डेटा मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं इसके बेस पे हमारे पास क्या चार्ट बनते हैं। अब मैं सबसे ऊपर आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा डेटा, डेटा पे गया मैं, और मैं देखता हूँ यहाँ पे आई थिंक इंसर्ट में होना चाहिए चार्ट, लाइन कॉलम 3D पाइवट चार्ट, ये बहुत सारे चार्ट्स हैं मेरे पास। मुझे किस टाइप के चार्ट चाहिए होंगे, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी एक चार्ट लिख के बनाने की। अब ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो चार्ट बनाने के लिए हमें पहले ये डेटा को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा है, पहले इसको समझना पड़ेगा, इस डेटा का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं चार्ट बनाने के लिए। तो एक सरसरी तौर पे देख सकते हैं इसको, नीचे यहाँ पे कुछ चार्ट है, ये जो डेटा है, जैसे मैं फ़िलहाल ये चार्ट डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पेमेंट डेटा है ये हुआ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा है, तो जो पेमेंट डेट जो मिसिंग है, जिसका पेमेंट हुआ नहीं है या आया नहीं है, ये डेटा जो है ये इंक्लूड नहीं होगा हमारे चार्ट में, कि शायद वो या पैसे देने वाले थे या लेने वाले थे, ये जो भी है ये आया नहीं है, तो इसको हम लेके नहीं चलते, तो इसलिए ब्लैंक है ये।
दूसरा, ये पूरे सप्लायर्स हैं या जो भी कंपनी से जिससे पैसे आने हैं और जाने हैं वो बता रहा है। ये रेफरेंस है, डिस्क्रिप्शन, ये पैसे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ रिपोर्ट निकालना है तो सप्लायर वाइज इसको रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सप्लायर डेट वाइज और उसके पैसे, या अकाउंट के कोड वाइज भी निकाल सकते हैं बैंक पर्पज़ के लिए, कि बैंक के होते हैं ना कि बैंक के कोड्स के हिसाब से भी आप अपने ट्रांजेक्शंस निकाल सकते हो। तो ये वैसे ही कुछ है। तो फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि ये सप्लायर बेस्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे जो डॉक्यूमेंट है, जो मेरा पूरा डेटा है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा डेटा। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, और जो सिंपल सा चार्ट जो लगे मुझे, जो आराम से डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा चार्ट आ गया। अब ये काफ़ी स्क्रैम्बल्ड है, मतलब ढंग से समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक करके देखेंगे। चार्ट्स के जो टाइप्स हैं वो भी हम चेंज करके देखेंगे। डेटा तो हमारे पास आ गया। सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं। कि ये पूरे स्क्रीन में ये आ जाए। तो देखिए, क्योंकि हमने पूरे का पूरा डेटा जो था सबको हमने सेलेक्ट किया था, तो ये ऑलमोस्ट सब चीज़ को ले रहा है। ये कुछ कोड वगैरह है, ये डेट है, और ये आई थिंक ये सेल्स पेमेंट का डेट है, ये पेमेंट का डेट है ये। ठीक है, ये पेमेंट का डेट के हिसाब से ये ले रहा है, और ये बहुत सारा डेटा ले रहा है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले चेंज करेंगे। सबसे पहले जो डेट है उसको देखते हैं। ये पेमेंट का डेट है, और ये आई थिंक ये पेमेंट है। तो जो एक्स्ट्रा जो डेटा है वो हम उससे रिमूव करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट के टाइप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ थोड़ा सही तरीके से दिख रहा है। ये कुछ कोड आ रहे हैं, BSIS 380। तो आप ये समझ सकते हैं कि यही डेटा से आ रहा है, ये अकाउंट कोड को ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट डेटा है, यहाँ पे पेमेंट डेट, तो ये पेमेंट डेट को ले रहा है एक्चुअली में यहाँ पे पेमेंट डेट। और हमें क्या लेना है, यहाँ पे मैं कुछ और फील्ड ऐड करना चाहूँगा, अमाउंट को। तो ये आ गया मेरा अमाउंट। तो ये देखिए, यहाँ पे अमाउंट के बेस पे हमारा ये चार्ट ऑलमोस्ट बन गया है। तो ये जो चार्ट का टाइप है ये डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट के बेस पे ये चार्ट्स बनते जा रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो उसके बेस पे ये आपको कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब चार्ट के थोड़े टाइप्स और हम चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे दिखता है।
चार्ट के टाइप को चेंज करने के लिए मुझे ये चार्ट एरिया है, इस पे करना होगा राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा सेलेक्ट करने के लिए, चार्ट को मूव करने के लिए, कोई मैक्रो असाइन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, और साथ में यहाँ पे कट कॉपी के भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे करना होगा चेंज चार्ट टाइप। अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चार्ट टाइप दे रखे हैं, तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे ये प्रीव्यू है इसका, ये इसके स्कैटर्ड फॉर्म में है, कॉलम बेस्ड, ये कॉलम बेस्ड है, ये 3D बेस्ड है। जैसे मैं एक बार स्टैक्ड कॉलम के हिसाब से लेता हूँ, तो ये देखिए, तो ये जो चार्ट है उतना सूट नहीं कर रहा, तो आप अपने डेटा के हिसाब से जो भी चार्ट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये विस्कर्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसका साथ के साथ ये प्रीव्यू भी दिखा देता है। जैसे ये है, ये ऐसे वाले है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है, इस जो डेटा है उसके हिसाब से चार्ट बना रहा है, ये चार्ट बता रहा है। ये आपके डेट्स आ गए हैं, डेट, और उसके हिसाब से पेमेंट्स है, कितने कितने का पेमेंट है ये, ठीक है, डेट और ये इसका पेमेंट। चार्ट को और अच्छे से समझने के लिए, अब जैसे इसको हमें फॉर्मेट करना है, कलर्स वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे। ये ग्रेडियंट करना है, यहाँ पे आपको नो लाइन करना है, यहाँ पे आपको कुछ और कलर डालना है, जैसे ये है, तो ये कलर वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे डॉट्स डालने हैं, तो ये देखिए ऐसे आपका चार्ट से फॉर्मेट होते जाएगा। चार्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार पाइवट टेबल भी समझ लेते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा MS एक्सेल में चार्ट्स। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए कई तरीके के चार्ट्स है इस पर। पाइवट टेबल समझने के लिए ये हमने हेडर है हमारे पास, अब सेम हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल क्या चीज़ है यहाँ पे, अब ये देख लेते हैं। पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल का रेंज देना होता है, तो ये पूरा टेबल का आपका रेंज आ गया, ठीक है, इतना डेटा है हमारे पास, तो पूरे इसको मैंने रेंज में ले लिया। नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि अगर आप पाइवट टेबल जो रिपोर्ट है उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, तो मैं अभी ये कह रहा है कि न्यू वर्कशीट में आप करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे करूँ, तो यहाँ पे मैंने इसका लोकेशन मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ऊपर जाके ये यहाँ पे ही करे, तो ये मैंने इसको एक लोकेशन दे दिया। अब मुझे इसके बाद क्लिक करना होगा ओके पे, तो अब ये मेरा पाइवट टेबल का ये चार्ट आ गया है, ठीक है, पाइवट टेबल इसने बना दिया। अभी इसमें हमने डेटा भी डाले नहीं है, अभी डेटा समझना बाकी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो पेमेंट डेट है, ठीक है, पेमेंट डेट वाइज ये सप्लायर वाइज उसके अमाउंट मुझे पता चले, तो अब ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डेट है, तो इस दिन को तो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करते हैं पेमेंट डेट को, कि जिस दिन पेमेंट का जो डेट है वो। तो सबसे पहले हम डेट लेते हैं, डेट को हम डाल देते हैं, रोज़ है यहाँ पे और कॉलम्स है, इसमें भी एक डिफरेंस है। कॉलम्स में करूँगा तो इसमें कॉलम्स में करूँगा तो ये ऐसे राइट हैंड साइड में पूरा दिखाएगा जो भी आपका डेट है उसको, और अगर मैं इसको करूँ रॉज में तो ऐसे ऊपर से नीचे दिखाएगा, ठीक है। तो
पेमेंट डेट है, मैं इसको करता हूँ रोज़ में। अब ये रोज़ दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोज़ है हमारे, क्योंकि हमें ये डेट वाइज चाहिए, ये जो भी है डेट वाइज चाहिए इसका पेमेंट वगैरह। तो यहाँ पे ये क्वार्टरली और पेमेंट्स भी ले रहा है ये, ठीक है। ये सब की ज़रूरत नहीं है हमारे को, तो रिमूव फील्ड कर दूंगा मैं। क्वार्टरली को भी रिमूव रिमूव फील्ड। और ये ईयरली है, इसके ऊपर मैं फील्ड सेटिंग पे जाके देखता हूँ ये क्या है। ईयर्स है, ऑटोमेटिक, कस्टम। कस्टम में मुझे कुछ डेटा का इसका देना पड़ेगा कि ये आपको कैसे चाहिए। तो ये फ़िलहाल तो इसको मैं नन पे करके ओके करता हूँ, क्योंकि ये डेट के हिसाब से ले रहा है। या फिर इसको रिमूव करता हूँ मैं, पेमेंट डेट। और यहाँ पे ये देखिए पेमेंट डेट आ रहा है। मुझे ईयर, जो ईयरली है इसको रिमूव करना है, और ये क्वार्टरली है इसको रिमूव करना है। तो ये मेरा क्या आ गया, पेमेंट बाय मंथ आ गया, पेमेंट बाय मंथ। पेमेंट डेट का मतलब पूरे महीने का जो भी इसका हर महीने कितने कितने पैसे गए हैं या आए हैं वो यहाँ पे हम डालने की कोशिश करेंगे। इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ये कस्टम है, काउंट, एवरेज, ये सब के ऊपर भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑटोमेटिक पे रहने देता हूँ। ओके। अब मुझे इसके वैल्यू डालने हैं मंथली, तो यहाँ से मैं लूँगा वैल्यूज़। फ़िलहाल मैं लेता हूँ सप्लायर का नाम। सप्लायर का नाम मैं रो में डालता हूँ, तो ये रो में ही आ गया, ठीक है। और मुझे इसके आगे पैसे डालने होंगे, तो जो पेमेंट अमाउंट है वो है टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट, वो मैं वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक रिपोर्ट बन जाएगा कि फरवरी में, यहाँ पे जनवरी में कैपिटल बैंक को इतने पैसे गए। इसका पूरा टोटल भी दिखा रहा है। ये ब्लैंक वाले हैं जिसमें डेट नहीं है, ये फैब का दिखा रहे हैं, मार्च का दिखा रहा है। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मंथली आपने कहाँ कहाँ पे पैसे स्पेंड किए। अब ऐसा हो सकता है कि हम इसके बेस पे हम एक चार्ट बना लें, तो पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट भी बनते हैं, तो वो हम करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पाइवट चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बार के हिसाब से मिल जाएगा। देखिए बार के हिसाब से, तो ये जो डेटा है इसी के बेस पे ये चार्ट भी दिखा रहा है, ये स्टॉक के हिसाब से बताएगा। ये ट्री मैप है। तो फिलहाल कॉलम्स पे जाते हैं, यही सबसे अच्छा फॉर्मेट लग रहा है, ये वाला फॉर्मेट। तो ये इसके चार्ट्स भी आ गए। आप चाहे तो इसको नए पेज पे भी लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक। तो आप ये डेटा को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये ब्लैंक है, डीएफ इक्विपमेंट 10,000। तो आप ये देखेंगे डीएफ इक्विपमेंट, अगर मैं इस पर अपने माउस ओवर करूँ तो ये देखिए ये वैल्यू भी बता देगा, वैल्यू 10,000। तो ये जो चार्ट है एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। कहने का मतलब पाइवट टेबल इस तरह इसको कहते हैं और पाइवट चार्ट इसको कहते हैं। मतलब इस डेटा के बेस पे हमारा पाइवट टेबल बन गया, उसी का चार्ट बन गया। पाइवट टेबल पे आप कई तरह के फ़िल्टर्स वगैरह लगा के जैसे आपको डेटा चाहिए वैसे आप डेटा बना सकते हो। डेट वाइज आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो बैंक कोड वाइज कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चार्ट यहाँ पे हमारे को मिल गया है, इसको हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि महीने वाइज कितने पैसे खर्च हुए, और इसके ये चार्ट भी बता रहा है कितना इसका वैल्यू है। यहाँ पे जाएंगे पूरा दिखाएगा ये इसकी वैल्यूज़ है। और इसको चाहे तो कलर्स वगैरह जो आपको चेंज करना है वो भी आप यहाँ से क्लिक करके स्टाइल और कलर्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। स्टाइल्स भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल्स आपको बता देगा ये ऐसे स्टाइल्स है।
और भी आगे ये इस तरीके से 3D में भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा कुछ ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, ये कुछ रीज़न है, ये आपका मैनेजर है, ये सेल्समैन है, कुछ आइटम है, ये कितने यूनिट्स हैं, ये यूनिट का प्राइस और इसका सेल अमाउंट है। ये कहने का मतलब है कोई सेल डेटा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, नेक्स्ट फ्रीज पैन्स करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो मोटिव होगा या जो हम चाहते हैं वो ये होगा कि हम ये चाहेंगे कि किस सेल्समैन ने कितने रुपए का सेल किया। कहने का मतलब, या हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेल्समैन ने सेल किया। पहला हमारा मोटिव ये है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर चार्ट भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने चूज़ कर लिया, अब मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, पाइवट टेबल। ये मेरा पूरा रेंज आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसी वर्कशीट पे बनाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे बनाऊँ, इसके रिपोर्ट्स को, और मैं करूँगा ओके। तो ये मेरा एक एग्जांपल आ गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेल्समैन को बनाना पड़ेगा रॉ। तो जो मेरा सेल्समैन है इसको मुझे ड्रैग करना पड़ेगा रॉ में। तो ये मेरा सेल्समैन आ गए, ठीक है। अब इसका मुझे अमाउंट, ये है सेल अंडरस्कोर अमाउंट। तो सेल, इसको मुझे वैल्यूज़ में डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा एक रिपोर्ट आ गया। इसमें क्या है, अलेक्जेंडर जो है उसने इतने का सेल किया, कैरन ने जो इतने का सेल किया, स्टीफन ने इतने का सेल किया, ये साइकिल जो है इतने का सेल किया। अब क्या मैं इसके ऊपर कोई चार्ट बना सकता हूँ? तो ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको इसके ऊपर मैं चार्ट बनाऊँ। तो इंसर्ट पाइवट चार्ट, मैं यहाँ पे गया। अब ये मेरे पास इसका पाइवट टेबल बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे नीचे में, यहाँ पे नीचे में इसको दिखाने के लिए एक यहाँ पे बना दूँ। तो ये मुझे सबसे सही लग रहा है ये वाला। तो फिलहाल ये मैं करता हूँ, और ये देखिए चार्ट मेरा आ गया। मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा और इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलेक्जेंडर ने कितने का सेल किया, 23,000, सॉरी 2,36,703, बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। और जैसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ डेविड, डेविड ने कितना किया, 1,40,955, तो पूरा दिखा रहा है सबसे कम किसने किया। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये है 33698, मान के चलो ये प्राइवेट टेबल हमारे पास ये होता नहीं, मान के चलो ये हमारे पास होता नहीं। तो अगर ये प्राइवेट टेबल नहीं हो तो हम चार्ट इस तरह से बना सकते थे इसका। ये हमारा एक सिंपल सा चार्ट का एग्जाम्पल है। पाइवट टेबल इसका बैकएंड में है, या ये डेटा जो है ये इसको बैक कर रहा है, मतलब ये जो डेटा है इसके आधार पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो जो सबसे कम सेल करने वाला अगर बंदा है, जिसने किया है 36,100, या ये 48,000 है तो ये ज़्यादा है, 36,100 ये है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, 33,000, तो 36,000 और 33,000। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो सैलरी लिखा है यहाँ पे, सैलरी इसने सबसे कम सेल किया है। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि सैलरी ने कम सेल किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये सेकंड, ये थर्ड लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट हो गया, तो सबसे ज़्यादा सेल करने वाला है अलेक्जेंडर है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा टेबल बना सकते हो। अब अगर एक सिंपल तरीके से हम लेके चलें, अब जैसे ये एक चार्ट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सीरीज़, ये एक फॉर्मूला अपने आप लग गया,
कहने का मतलब क्या है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है, लेकिन ये क्या है, एक फंक्शन की तरह इसको बना दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप इंसर्ट पे जाती हो तो यहाँ पे पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल लगा के मतलब एक, कहने का मतलब इसको एक टूल बना दिया है। टूल से आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो भी चार्ट बनाना है, चार्ट या टेबल बनाना है, या टेबल जो भी जैसा आपको बनाना है वैसा बना सकते हो। लेकिन बैकएंड में क्या कर रहा है ये, मतलब वो एक्चुअल में यही यूज़ कर रहा है कि वो फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा है, सीरीज नाम का फॉर्मूला लगा है, टोटल बता रहा है किस किस का, इतने का। ठीक है, तो ये आपका आपका बन गया ये चार्ट। अब देख लेते हैं इसके फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा। कलर्स वगैरह है, मैं नीला कलर नहीं चाहता, मैं कुछ और कलर चाहता हूँ, लाल। ये स्टाइल्स चेक कर लेते हैं, ये स्टाइल नहीं चाहिए मुझे, ये स्टाइल चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ चाहिए या इस तरह का चाहिए। आप चाहें तो एक एक जो आपके जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से आप एडिट भी कर सकते हो। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जैसे मुझे ये चार्ट नहीं चाहिए, तो चलो ठीक है, ऐसे कॉलम टाइप का है, मुझे किसी और तरीके से करना है। तो जैसे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन टाइप का चाहिए जैसे, तो मैं यहाँ पे एक प्रीव्यू भी देख लूँगा। देखिए ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, सेम डेटा पे प्रीव्यू दिखा रहा है ये। और वाटरफॉल पे करना है तो ये वाटरफॉल भी है मेरे पास, रडार भी है, ये देखिए रडार के टाइप से दिखाएगा, इसका भी प्रीव्यू दिखा रहा है। एक इसमें है मेरे पास सरफेस, या कह सकते हैं बार, ये बार के हिसाब से भी दिखा रहा है। जैसे मैं ये करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, ये बार के हिसाब से बन गया। स्टीवन, ये तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो है अलेक्जेंडर का यहाँ ऐसे भी दिख रहा है। मतलब जो एक्सिस है, ये एक्सिस कहते हैं, एक्स या वाई। तो ये अगर एक्स है तो ये नेम है, मतलब नाम के हिसाब से एक्सिस है ये। और जो राइट हैंड साइड है ये क्या है आपका, सेल अमाउंट, तो ये वाई एक्सिस है। इसी को हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और इसी के बेस पे हम डेटा दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे जो भी हमारे चार्ट है उस पर हम काम कर सकते हैं। एडवांस फार्मूला में हमें वी लुकअप और एच लुकअप देख लेना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक टेबल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन है, उसका डेजिग्नेशन, सैलरी और उसका एम्प्लॉय आईडी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेल्समैन है इसको फाइंड करे और इसकी सैलरी या एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेरे पास आ जाए। तो जैसे नेम है, तो मैं मान के चलता हूँ इक्वल टू, अगर मैं इसको मैं करता हूँ फाइंड। अब जैसे मेरा नेम है यहाँ पे, इसकी मुझे सैलरी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सैलरी हम वी लुकअप से कैसे निकाल लेंगे। अब ये जो है सैलरी, ये सैलरी है, इसकी सैलरी ये है। अब मैं यहाँ पे मुझे सैलरी निकालना है, मान के चलो ये जो डेटाबेस है काफ़ी बड़ा है और आपको सबका ऐसे ही निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, इसके बाद ब्रैकेट। अब जैसे लुकअप वैल्यू कह रहा है ना, ये लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, कौन सा वैल्यू लुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो है ये। फिर बोल रहा है ये कॉमा, नेक्स्ट डाला कॉमा। अब बोल रहा है टेबल का एरे। टेबल का एरे क्या है, ये पूरा टेबल का एरे है। रेंज, रेंज को टेबल का एरे कहते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा और ये मैं टेबल पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इसी के अंदर मेरा डेटा है। ठीक है, टेबल एरे के बाद ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये मेरे कॉलम्स हैं। अब ये जो कॉलम्स है इसका इंडेक्स नंबर ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मेरे पास चार है यहाँ पे, चारों में से जो सभी मैं इंडेक्स का नंबर दूंगा, मतलब कॉलम का नंबर दूंगा, तो उसका डेटा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू मैच कराना था, मतलब मैं ये नेम जो है ये सर्च कर रहा था और इसके आगे मैं चाह रहा था कि सैलरी या एम्प्लॉय आईडी आ जाए। तो फिलहाल सैलरी देखते हैं, तो ये कौन सा नंबर का है, 1 2 3, थर्ड नंबर का है, तो मैं कॉमा के आगे थर्ड लिख दूंगा। इसके बाद फिर एक कॉमा। अब ये क्या कह रहा है, इसमें एक ट्रू और फॉल्स और यहाँ पे आते हैं। अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स करना पड़ेगा, और अप्रॉक्सीमेट
अगर मैच चाहिए, मतलब थोड़ा मोड़ा भी मैच करता हो तो वो ट्रू होगा, मतलब ट्रू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, फॉल्स, फिर मैं कर दूँगा क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सैलरी है, जो सैलरी है इसका जो हमें चाहिए था ये सैलरी वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू आ गया। अब एक बार इसको डिसेक्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या किया इसने। हमने वी लुकअप किया S20, मतलब इस वैल्यू को टेबल में, कौन से टेबल में, इस टेबल में। तो ये जो है इससे मैच करता है, और उसके बाद हमने कहा ये टेबल है, टेबल में कौन से नंबर का कॉलम आपको चाहिए। अब ये रोज़ पे ले रहा है ना, रोज़ जो है हमारे, रोज़ जो है उस पे ये उसके वैल्यूज़ उठा रहा है। तो तीसरा नंबर, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 15,000 जो है ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया। फिर बोल रहा है फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, तो जो एग्जैक्ट मैच करेगा वही लेगा, वही वाला होगा। तो ये और ये जो वैल्यू अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है तभी ये आपको वैल्यू दिखाएगा। जैसे मैंने एंटर किया पे 15,000 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे लेके चलते हैं हम थोड़े और डीप में इसको। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये मेरा टेबल है, और ये इसके कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स है, और ये उसका सेल्स का डिटेल है। मुझे लुकअप करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेल्स मैन है उसके यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाए, या उसका डिजिग्नेशन आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप करने के बाद मुझे देना पड़ेगा लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे भी एलेक्जेंडर है और यहाँ पे भी एलेक्जेंडर है, ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू को लुकअप करना है इस टेबल में, इसको मैं टेबल बना के चलूँगा, ताकि मैं जो भी आप टेबल बनाएंगे वहीं से आपको उसके आगे का जो आगे जो कॉलम्स की जो वैल्यू है उसको आप लेने पड़ेंगे, ठीक है, वी लुकअप के अंदर। तो फिर मैं यहाँ से D2, मतलब ये वाला वैल्यू ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट जो है, अब मुझे टेबल देना पड़ेगा। तो टेबल के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा टेबल है, टेबल का रेंज है, ठीक है, या एरे कह लो इसको, ये मैंने दे दिया। फिर कॉमा, कॉमा के बाद बोल रहा है कॉलम का इंडेक्स। मैं चाहता हूँ मुझे डेजिग्नेशन बता दे, तो ये पहला, ये दूसरा, तो कॉलम नंबर 2। फिर मैं लिख दूँगा एग्जैक्ट मैच, फॉल्स। मैं कर दूँगा यहाँ पे एंटर। यहाँ पे एक बार फॉर्मेट्स भी देख लेते हैं, टेक्स्ट में है एक्चुअल में, ये फार्मूला होना चाहिए, या जनरल कह लो आप इसको। ये देखिए, तो ये लीड सेल्स यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे ही मैं किसी और का देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका भी मुझे एक बार फॉर्मूला में देख लेता हूँ। वी लुकअप, ये जो मेरा वैल्यू है वो ये था, कॉमा, कॉमा के बाद टेबल एरे, ये मेरा टेबल एरे था। टेबल एरे के बाद ये कॉलम नंबर सेकंड, फिर कॉमा, फिर फॉल्स। ये इस तरीके से मैंने बनाया था, ये देखिए ये भी आ गया। अब जैसे ये जो मेरा फॉर्मेट, इसको मैं पूरा ड्रैग करूँ तो ये पूरा का पूरा सब जगह पे अपने वैल्यूज़ आ जाएगा। ये कुछ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इससे इसके आई थिंक फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा है, बाकी ये आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको फॉर्मेट ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से आप जितने भी वी लुकअप्स है
इसको पूरा अप्लाई कर सकते हैं और वो मैच करेगा। तो यहाँ पे जो लुकअप था ये डेजिग्नेशन का था। अब जैसे कि मुझे लुकअप चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कॉलम नंबर 2 था, मैं चाहता हूँ कि इनकी आईडी को अब यहाँ पे दिखाए। तो 1 2 3 4, तो मैं अगर इसको 4 लिख देता हूँ यहाँ पे कॉलम नंबर 4, तो ये देखिए इसका आईडी बताने लग गया। मैंने किया यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कोशिश करता हूँ पेस्ट करने के लिए फॉर्मूला को, ट्रांसपोज फार्मूलाज, लेकिन एक्चुअली में कॉपी हो नहीं रहा ये आई थिंक डेटा का एरर है कुछ। अगर मैं इसको मैनुअली करके देखते हैं, ये मेरा लुकअप वैल्यू, ये मेरा टेबल क्या गया कॉलम नंबर 4, फिर फॉल्स, ये देखिए इसका भी आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस टेबल में, जैसे यहाँ पे जो हमारा लुकअप वैल्यू था इसको हम इस टेबल में लुक कर रहे हैं, मतलब इसको हम मैच करा रहे हैं। अलेक्जेंडर को हमने मैच कराया अलेक्जेंडर से यहाँ पे, और हमने कहा कि इसका जो चौथे नंबर का कॉलम है, जैसे ये है 43191, वो यहाँ पे दिखा दे। तो ये यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब है जैसे आप चाह रहे हैं कि ये सेल्स का जो डेटा है उसमें उनका एम्प्लॉय आईडी आ जाए, या उनकी सैलरी आ जाए, या उनका डेजिग्नेशन आ जाए, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एच लुकअप भी काफ़ी हद तक ऐसी मैच सेम ऐसी होता है, बट ये वी लुकअप में हम इस रो पे हम लुकअप करते हैं, और एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल इस तरह से करते हैं। तो वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपके डेटा ऐसे ट्रांसपोज हुए हैं और उनमें से आपको डेटा चाहिए, तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि जो भी हमारा डेटा का स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही बनता है, रो वाइज। ये कॉलम्स होते हैं, रो वाइज होता है। तो मोस्टली स्पेशल केसेस में ही एच लुकअप यूज़ होता है, बाकी मोस्टली हम वी लुकअप ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एच लुकअप में कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब डेटा जो है कई बार ढंग से आते नहीं है। उसका ये भी कारण होता है कि जो आपका सेल का जो फॉर्मेट है, जैसे अब ये फॉर्मेट है या ये जो फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट में कभी कोई चेंजेस होता है तो वी लुकअप ढंग से वो पढ़ नहीं पाता। तो इसकी वजह से इंडेक्सिंग, एक इंडेक्स करके फॉर्मूला होता है, उसके साथ हम वी लुकअप को यूज़ करते हैं। वी लुकअप यूज़ करने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे मैंने सिर्फ इस पे ही किया था। आप जैसे एक ही टेबल पे आप लुकअप देख सकते हैं, आप इसको इस टेबल से इस टेबल पे आप, कहने का मतलब, मैप भी करा सकते हैं। अगर मान के चलें कि ये जो टेबल है ये यहाँ पे ना हो रहा, किसी और वर्कशीट पे है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से भी आप उसको इस डेटा से मैच करा सकते हैं। फॉर्मूला वही होगा, बस जो रेफरेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जैसे कुछ डेटा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, चलो लेस देन पे लगाते हैं। तो ये है 25,000। अगर मैं इस पर कुछ डेटा डालता हूँ कि 15,000 से 15,000 से क्या हो, लेस हो, तो ये रेड टेक्स्ट कर दे। ओके, तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक, आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उस वैल्यू के ऊपर आप लगाना चाहते हैं
कोई कंडीशन, और उसको कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ग्रेटर दैन। जैसे ग्रेटर दैन कितना है, अगर 15,000 से $15,000 अगर है तो इसको रेड लाइट, रेड फील, रेड बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। टॉप 10 रूल्स भी हैं कि टॉप 10 जो है उसको कलर्स कर दें, ठीक है। लाइट रेड फील, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप। तो जैसे 5 है, ये देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ ना, 1 है, अभी 1 को करेगा, तो 1 कौन से है, ये है। तो जो सबसे जो टॉप है, टॉप क्या था, 35,000 था ना, ये सबसे ज़्यादा जो है 35,000 है। तो इसको क्या कर दिया इसने, कलर कर दिया लाइट रेड फील। इसको अगर मैं येलो करूँ तो येलो भी हो जाएगा। और जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, तो देखिए फोर्थ टॉप पे आ गया ना, ये था पहले, फोर्थ टॉप पे ये आ गया 28, ठीक है। तो एक वैल्यू के हिसाब से ये आपका फॉर्मेटिंग ले रहा है। ये येलो फील अभी भी इसको क्या करूँ, तो ये देखिए ये पूरे में आ गया, कंडीशन पूरा हो गया। तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं कि आप कुछ वैल्यूज़ के हिसाब से कंडीशन देते हैं कि ये वैल्यू है, इससे कम हो या ज़्यादा हो तो इसको ऐसे कलर कर दो, या इसको इस तरीके से सजा दो। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन। एक बार ये काफ़ी ज़रूरी है, डेटा वैलिडेशन। अब जैसे ये मेरा क्या है, नंबर है। एक बार मैं फॉर्मेटिंग इसका चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको ढंग से बनाना है इसको, तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मेट इसको पहले करके रखना होगा। तो ये है अभी जनरल है, मैं इसको नंबर बनाता हूँ। नंबर क्या क्या है, 2 डेसिमल्स है, मैं इसको डेसिमल हटा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा नंबर, ये प्रॉपर नंबर में हो गया। ये हो गया मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये तीनों टेक्स्ट है मेरे। तो इस पर मैं गया फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे इसको मुझे बनाना है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। सैम्पल भी आ गया। ये जो है मुझे इसको बनाना है करेंसी। तो यहाँ पे हो गया अकाउंटिंग, ये करेंसी अपने आप आ गया, ठीक है। ये करेंसी मैंने ले लिया। डॉलर की जगह मैं कोई भी करेंसी ले सकता हूँ, जैसे मैं रुपए ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये करेंसी हो गया। अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो भी इसके अंदर जो डेटा हो वो इसी फॉर्मेट में हो, फॉर्मेट चेंज ना हो, या कोई गलत डेटा यहाँ पे ना डल पाए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग डालूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो कैसे डाल सकते हैं, मैं डेटा वैलिडेशन पे गया हूँ, डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे आप देखें वैलिडेशन क्राइटेरिया, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम। तो ये हमारा क्या है, नंबर है, और वो हमारा एक वोल नंबर है। तो मैं वोल नंबर डाल दूंगा। मतलब नंबर के अलावा यहाँ पे कुछ डालोगे ना तो एरर देगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। तो मान के चलो एम्प्लॉय आईडी मेरा 40,000 से स्टार्ट था, तो मैं इसको करता हूँ 40,000 से मेरा स्टार्ट था, और ये मान के चलो 1 लाख तक जाएगा। तो ये कर दिया मैंने। इसमें एक इनपुट मैसेजेस भी आते हैं। टाइटल लिखता हूँ एरर, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप उनको एक मैसेज भी दे सकते हो, योर टाइप्ड डेटा इज़ इन रॉन्ग फॉर्मेट। तो ये एक इनपुट मैसेज आ गया। ये एरर जो आता है उसका अलर्ट भी है, इस पर भी आप दे सकते हो, एरर मैसेज भी दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या है, ये आपको एक हिंट दे रहा है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मुझे करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन। तो इनपुट मैसेज के अंदर इसको ना शो करा के मुझे एरर पे इसको शो कराना है। वो हिंट है ये, एक्चुअल में ये इनपुट मैसेज मतलब ये हिंट है कि आपको किस टाइप का डेटा डालना है। तो फिलहाल ये ना करके मैं यहाँ पे अलर्ट पे करता हूँ। अलर्ट पे यहाँ पे गया, ये लिख देता हूँ एरर रॉन्ग डेटा। तो ये मैंने कर लिया। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूँ और एंटर मारूँ
तो देखिए ये क्या कहेगा, ये एरर देगा। जो मैंने जो एरर लगाया था, जो एरर वहाँ पे लिखा था, वो एग्जैक्टली वही एरर ये देगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आप अपने जो भी फॉर्मेट में आप जो डेटा चाहते हैं, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में वो डेटा, जैसे मैं यहाँ पे 45 भी लिखूँगा तो वो जो एरर है वो देगा, क्योंकि हमने जो मिनिमम जो वैल्यू डाला था वो 40,000 डाला था। ठीक है, देखिए 40,000 ले लिया। अगर मैं इसको 1 लाख करूँ तो 1 लाख तक भी ले लेगा, लेकिन मैं इसको 1 लाख से ज़्यादा करूँ तभी एरर देगा। तो आप एक वैलिडेशन सेट कर सकते हो कि यहाँ पे या जो भी आपके सेल्स हैं, जो आने वाले सेल्स हैं, आप पूरे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन सेट कर दो, मैसेजेस सेट कर दो। तो जो भी इसमें डेटा एंट्री करेगा या जो भी इसमें लिखेगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लेगा। तो इसको हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कुछ एडवांस जो फंक्शंस जो होते थे हमारे अपने एच लुकअप, वी लुकअप, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। मैच फंक्शंस, इंडेक्स फंक्शंस, ये काम आते हैं। डेटा एनालिसिस हमने जैसे हमें कुछ डेटा एनालिसिस करना था तो पाइवट टेबल के हिसाब से हमने पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के हिसाब से इसको हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैक्रोस देख लेते हैं। मैक्रोस एक एडवांस फीचर है एक्सेल में, और मैक्रोस का क्या काम है ये भी देख लेते हैं। अब मैक्रोस के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू के अंदर मैक्रोस, व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस। फिलहाल मैं व्यू मैक्रोस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैक्रो नहीं है। और आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि कौन से वाले सीट पे ये चलेगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई मैक्रो नहीं है, मैं एक बार मैक्रो बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, करूँगा रिकॉर्ड मैक्रो। अब रिकॉर्ड मैक्रो क्या है, तो मैक्रो मतलब ये एक ऑटोमेटेड टूल है, या ऑटोमेशन मान के चलो, कि आप कुछ कोई भी चीज़ में रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कुछ भी कोई भी एक्शन यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बार बार फिर इसको चला भी सकते हैं। तो जैसे मैं इसको करता हूँ ऑटो सम या सम, ठीक है, इसका मैं एक की रख देता हूँ, कंट्रोल आई। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट भी हो सकता है कि कोई भी आप शॉर्टकट की से ना मैक्रो को आप इन्वोक कर सकते हो, मतलब उसको चला सकते हो। तो कंट्रोल आई तो नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल ओ भी नहीं है, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल, ठीक है। इसका मतलब एक आप हॉट की दे सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ मैं मान के चलता हूँ। और दिस वर्कबुक है, तो जो वर्कबुक है, तो ये वाला जो वर्कबुक है ये इस पे ही काम करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं कि ये क्या काम करता है, और मैंने कर दिया ओके। अब ये क्या करेगा, हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक बार पहले। देखिए अब ये क्या है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो अब ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे एक्शन करूँगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे करना है इक्वल टू सम, फिर करना है ये, और यहाँ पे मैं रेंज दूंगा, और ये मैंने कर लिया क्लोज, और मैं मारूंगा एंटर, तो ये मेरा सम आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, और मान के चलो कि मैं ऐसे ही कुछ एक बनाता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, ऐसे कुछ बना दिया मैंने। अब देखते हैं इसमें मैक्रो क्या काम करता है। व्यू मैक्रोज है, ये सम नाम का बनाया था, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपका मैक्रो है, आपके जो काम है उसको, जो रिपीटेटिव काम है उसको बार बार अपने आप कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ, देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, ये अपने आप आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो कहने का मतलब क्या है, एक आपने फंक्शन बना लिया। ऐसे आपके कई सारे आपके पास डेटा है, मान के चलो ऐसे कई सारे आपके पास डेटा आते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, बार बार सेम फंक्शनलिटी यूज़ करते रहते हो सम के लिए, या कुछ स्पेशल कोई भी आपने कुछ अलग से फॉर्मूला आपने यूज़ किया है,
या कुछ कैलकुलेट करने के लिए, तो आप चाहते हो कि आप मैक्रो के थ्रू उसको हमेशा उस फंक्शन को कॉल करो। तो जैसे अब मुझे एक एग्जांपल मैंने दिया कि मुझे इसको हमेशा सम करना पड़ता है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ को शॉर्टकट की बना लिया। तो जो भी यहाँ पे मेरे पास अ, जो भी मेरे पास यहाँ पे आएगा जो वैल्यू, वो सम बता देगा, जैसे इसका इसने कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे करके। ये है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ किया मैंने, ये पूरा सम कर दिया इसने। ठीक है, बाकी ये रेफरेंस की वजह से है, ये इधर की भी रेफरेंस ले रहा है। अगर आपके नए नए डेटा आ रहे हैं और उसको आप चाहते हैं कि एक शॉर्टकट की से बार बार आप सम कर सकें या कोई स्पेशल फंक्शन बना सकें जो आपका जो रिपीटेटिव काम है बार बार कर दे, तो आप इस तरह से आप अपना जो मैक्रो है उसको रिकॉर्ड करके एक नाम दे सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम दे सकते हैं, और बार बार उसी चीज़ को आप शॉर्टकट की से बार बार कॉल करके वो काम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूला के। तो क्या करेगा ये, अपने आप ही जो आपने रिकॉर्ड किया था जो काम, वो अपने आप ही करके दे देगा ये। तो ये होता है आपका मैक्रो। मैक्रो को अ, देखने का एक और तरीका होता है। अ, वो होता है हमारा अभी जो मैक्रो है इसका तो हमने देख लिया कि आप व्यू के अंदर जाके इसको बनाते हो, लेकिन एक्चुअल मैक्रो जो है वो एक विजुअल बेसिक एक फंक्शन है। अगर आपके पास मैक्रो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और मैं मान के चलो ऑल्ट F11 करता हूँ, तो ये मेरा विजुअल बेसिक का मेरा विंडो खुल जाएगा। ये एक्चुअल में इसका बैकएंड मान के चलें आप। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल पे जाएंगे ना, तो आपको आपका जो मैक्रो है उसका फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सम मैक्रो, तो मैंने सम नाम से ही मैक्रो बनाया था। इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट ये है, और ये क्या करता है, ये एक्टिव सेल फॉर्मूला R1C1 सम कर लो बोल रहा है, ये सम आर। तो ये एक आपको एक रेफरेंस दे रहा है, रेंज बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेंज है, इसको सेलेक्ट करके आप इसको सम को चला दो। तो ये इसके पीछे प्रोग्रामिंग ही है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप चाहो तो, अगर आपको विजुअल स्टूडियो में आपका अगर अच्छा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से भी ऐसे फंक्शंस बना के एक्सेल पे आप चला सकते हो। और इसी तरीके से कई सारे इसके एडॉन्स भी बनते हैं एक्सेल के, जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इन सब का सब टोटल हो जाए एक बार में, या जो डुप्लिकेट है, यहाँ पे जो डुप्लिकेट अपने आप कलरफुल हो जाए, तो ये सब ऐसे ही एडॉन से बनते हैं, और जो एडॉन होते हैं वो ऐसे मैक्रो से बनते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक डेटा एंट्री के टूल के बारे में। अब जैसे मुझे ये इस पे डेटा एंट्री करना है, तो ट्रेडिशनल वे में हम कैसे करते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी, ये नेम हो जाएगा, जैसे जेम्स, यहाँ पे हो गया वेल्स मैनेजर का नाम, यहाँ पे हो गया सीनियर, और यहाँ पे उसकी सैलरी हो गई जैसे 5850। ठीक है, तो ये उसकी सैलरी हो गई। तो ये इस तरीके से हम डेटा एंट्री करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद एंटर मारने से नीचे आ जाता है, तो हमने क्या किया, राइट वाला जो एरो की है वो दबाया, तो अगले पे चले गए। तो ये क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा एंटर या राइट या लेफ़्ट एरो की दबाना पड़ता है। थोड़ा और जल्दी फास्ट इस पर डेटा एंट्री करने का एक और तरीका है, वो ये है कि इसको हम फॉर्म के थ्रू इस पर एंट्री करें। तो उसके लिए हम फॉर्म खोज लेते हैं, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तभी से फॉर्म आ जाएगा। तो मैं फॉर्म पे गया, अब ये देखिए क्या है, एम्प्लॉय डेटा, EMP डेटा। अब EMP डेटा क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे अपने वर्कशीट का नाम। तो ये वर्कशीट के नाम को ये फॉर्म के नाम के हिसाब से ले लिया इसने। अब यहाँ पे जो डेटा है, जैसे EMP ID, ये EMP ID हेडर के रूप में ले लिया, और इसका जो वैल्यू है 43123, तो ये पहला वाला
ये अक्षर ले रहा है, ठीक है। इस तरह से सेल्समैन ये ले रहा है, मैनेजर, हरमन, डिजिग्नेशन, सेल्स एग्जीक्यूटिव और सैलरी 15,000 ये ले रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मेरे को न्यू पे जाना है, मैं न्यू पे क्लिक किया तो क्या हो गया, सब ब्लैंक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालना है, जैसे 43390, मैं एंटर मारा, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आप चाहते हैं इस पर आप टैब ना करें तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने फ़िलहाल प्रीवियस पे जाता हूँ, यहाँ पे गया मैं, सेल्समैन में डाल दिया जैक, फिर टैब मैनेजर जोन्स, फिर टैब यहाँ पे डिजिग्नेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर सैलरी है इसकी 5,000, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए डेटा मेरा यहाँ पे आ गया। अब फिर एम्प्लॉय आईडी पे आ गया, अब यहाँ पे मैं डाल दिया 43391, फिर टैब सेल्समैन, ये हो गया फ्रांसिस, मैनेजर इसको लिख दिया मैंने साइकिल, डेजिग्नेशन सेल्स, सैलरी इसका भी लिख दिया, ठीक है, एंटर। तो इस तरीके से भी आप डेटा जल्दी जल्दी एंट्री कर सकते हैं एक फॉर्म के थ्रू। और अगर आपको कभी भी चेक करना है तो फाइंड प्रीवियस करते जाएंगे तो पीछे के जो भी डेटा है वो दिखाते भी जाएगा। तो इस फॉर्म के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपने इसमें वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है, और यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत एंट्री कर दी, जैसे आपने गलत एंट्री करके आप अगर आपने गलती से एंटर दबा दिया, ठीक है, तो ये जो डेटा है ये यहाँ पे नहीं जाएगा, वो आपको एरर दे देगा। तो उसके थ्रू भी आप चाहे तो फॉर्म में या यहाँ पे पहले आप वैलिडेशन लगा दो, जो हमारा वैलिडेशन होता है वो, और उसके बाद आप ये फॉर्म से डेटा एंट्री करो तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। जैसा आपका फॉर्मेट है वैसे ही आपका होगा, एक्सेल शीट बनते जाएगा, और साथ के साथ आपका जो एंट्री है वो बहुत फास्ट तरीके से होते जाएगा, ठीक है। कई सारे क्राइटेरिया हैं इसके अंदर। रीस्टोर करने का तरीका है, फॉर्म, ये फॉर्म बेस्ड है, फॉर्म बता रहा है, इसको कभी भी क्लोज़ करना है आप क्लोज़ कर सकते हैं और ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं इसके। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे डेटा टैब के अंदर, जैसे ये फ्रॉम एक्सेस लिखा है। अब जैसे मुझे एक्सेस डेटाबेस से, जैसे कोई मेरा एक्सेस का डेटाबेस पड़ा हुआ है कहीं पे, ठीक है, डेटा सोर्स के अंदर एक्सेस का डेटा पड़ा हुआ है, मुझे उसके टेबल्स को यहाँ पे लाने हैं, एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करने हैं, तो हम यहाँ से ला सकते हैं। ऐसे ही हम वेबसाइट से भी ला सकते हैं, वेबसाइट में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। कोई टेक्स्ट से, अगर कोई टेक्स्ट हमारे पास कोई हमारे पास टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है CSV में या किसी और फॉर्मेट में, तो उसको भी सिलेक्ट करके हम, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना PRN, TXT और CSV, तो ये इन 3 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे आ जाएगा। तो इन तरीक़ों से हम जो डेटा है उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे कोई SQL सर्वर है, वहाँ का कोई टेबल आप लाना चाहते हो, कोई एनालिसिस सर्वर है SQL का, और डेटा फीड है, XML कोई डेटा आपके पास है ना, XML का कोई फाइल है, और एक यहाँ पे डेटा कनेक्शन विज़ार्ड है। तो ये विज़ार्ड क्या करता है, आपके जो ओपन जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, DSN जो होता है इससे, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ओल्ड DB प्रोवाइडर से ओरेकल के लिए, तो ये ड्राइवर्स होते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए। तो इसको जैसे मैं ओरेकल के डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, सर्वर का नाम दे दूंगा, उसमें ऑथेंटिकेशन दे दूंगा, जैसे उसका अगर विंडोज़ के ऑथेंटिकेशन से चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन दे देंगे। उसका नेक्स्ट पे जाएंगे तो और 2-4 और पैरामीटर देने पड़ेंगे हमें। जैसे मैं इसको करता हूँ, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, टेस्ट, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट का बटन आ गया, नेक्स्ट पे गया मैं। फ़िलहाल अभी चल नहीं रहा ये, क्योंकि ये एक्चुअल में इसको डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए होगा। तो जैसे डेटाबेस का कनेक्शन आप अच्छे से दे देते हो तो आप वहाँ के जो भी टेबल्स है उसको देख पाओगे और उसको इंपोर्ट कर पाओगे, चाहे वो एक्सेस से हो, MS SQL से हो, या MySQL से हो, पोस्टग्रेस से हो, या ओरेकल से क्यों ना हो। तो ये एक्सटर्नल जो डेटाबेस है उसको, उसके भी टेबल्स आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कुछ यहाँ पे क्वेरीज़ वगैरह हैं, फ्रॉम फाइल्स, CSV, ये सब क्वेरीज़ भी है। एज्योर के जो होते हैं उसके डेटाबेस को भी आप यहाँ पे ला सकते हो। कोई जो ब्लॉब स्टोरेज होते हैं हमारे पास क्लाउड के अंदर,
उसके भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो डेटा हमारे पास होते हैं टेबल्स में, वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अदर सोर्सेज भी यहाँ पे कई सारे सोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी सोर्स जो आपको ज़रूरत के हिसाब से लगता है, जैसे हडूप का सर्वर है HDFS, तो वहाँ से भी आप ला सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, डेटा मतलब ला सकते हो आपके एक्सेल के अंदर, उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये सब जो डेटा है, जैसे हम ETL पे काम करते हैं ना, कि बहुत सारा हमारा डेटा है, वेयर हाउसिंग है हमारा डेटा का, कि बड़े बड़े डेटा को हम वेयर हाउसिंग करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करके कुछ अच्छा रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, है ना। तो उस टाइप के काम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये कुछ सो क्वेरीज है यहाँ पे। फ्रॉम टेबल है, अगर किसी और टेबल से आप लेके आना चाहते हो, जैसे किसी और सीट से या किसी और फाइल के टेबल से लेके आना चाहते हो, तो वहाँ से भी डेटा ला सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज, जो भी आप यहाँ पे अगर जो भी सोर्सेज आपके पास है, तो जो रिसेंट आपने जो कनेक्शन किया है उसको यहाँ से आप फिर से पा सकते हैं। ये रिफ़्रेश करने के लिए, डेटा रिफ़्रेश करने के लिए, कोई डेटाबेस सर्वर है, कनेक्शन आप पूरा रिफ़्रेश करना चाहते हो तो ये यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे कनेक्शंस है, तो यहाँ पे वर्कबुक कनेक्शन बता रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन फाइल ऑन द नेटवर्क, अगर नेटवर्क पे कोई फाइल है कनेक्शन फाइल, तो उससे आप इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब है डेटाबेस का कनेक्शन फाइल होते हैं, आप यहाँ पे उसको ऐड करके कनेक्शन फाइल, अभी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ब्राउज़ करें तो अगर कनेक्शन फाइल दिख गए, इस तरह से कनेक्शन फाइल होते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल कनेक्शन फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये न्यू डेटा सोर्स के लिए है, ये एसक्यूएल सर्वर के लिए, ये पहले से डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। तो अगर आपको किसी एसक्यूएल सर्वर से करना है तो ये करके आपको एसक्यूएल सर्वर का सर्वर नेम और उसका ऑथेंटिकेशन वगैरह देना होगा, तो आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर्स है इसके अंदर। डेटा के अंदर हम और देख लेते हैं, ये सॉर्ट वगैरह है, ये हम ऑलरेडी कर लिए थे, एडवांस भी हमने कर लिया था। टेक्स्ट टू कॉलम है, आपका जो टेक्स्ट है अगर ये रो बेस्ड में है या इस तरह से है, तो इसको आप कॉलम बेस्ड में इसको ऐसे ला सकते हो। कहने का मतलब है इस डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हो, इसको इसमें ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फ्लैश फिल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको फ्लैश फिल करवाना है, मतलब एक पैटर्न से आपको सेलेक्ट करके आप चाहते हो कि उस डेटा को जल्दी जल्दी फिल कर लें, तो ये वहाँ से भी हो सकता है। डुप्लीकेट रिमूव करने का यहाँ पे स्पेशल बटन है ना, जैसे हमने अपने फ़िल्टर में किया था, ये वैसी है। अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ, इसको रिमूव डुप्लीकेट्स करूँ, तो एक्सपैंड द सिलेक्शन करेगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करेगा, तो ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 21 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव 15 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो इस तरीके से वो जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देगा। कंसोलिडेट कर सकते हैं इसको, सम फंक्शन के हिसाब से आपको रेफरेंस आप दे सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से आप अपने कंसोलिडेशन को, उसका रिज़ल्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये हम समझेंगे आगे भी, इससे काफ़ी एडवांस है। मैनेज डेटा मॉडल है, अगर इसको आप, ये एक एड ऑन होता है, इसको आप इनेबल करते हो तो आपको डेटा मॉडलिंग का भी काफ़ी मतलब काफ़ी सारा काम आप एक्सेल पे इंपोर्ट करके कर सकते हैं। व्हाट इफ़ एनालिसिस, जैसे सिनारियो मैनेजर होते हैं इसमें, है ना। नो सिनारियो डिफाइंड, ये ऐड करना पड़ेगा मुझे, सिनारियो का नाम लिखना पड़ेगा, चेंजिंग सेल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका जैसे मैक्रो बनाते हैं वैसे ही कुछ है ये, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ये एडवांस टाइप का है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर ये सिनारियो पे अगर मुझे काम करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल जो है, सेल्स जो भी हमारे पास है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब कभी भी चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे व्हाट इफ़ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर पे जाना होगा। इसके बाद मुझे डेटा टाइप पे जाना है, ऐड पे किया मैंने, और चेंजिंग सेल्स है, ये यहाँ पे कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसका सिनारियो का मैंने नाम लिख दिया था टेस्ट, ठीक है, और कर दिया ओके। और जो भी तो इसमें काफ़ी सारे जो सेल्स हैं वो चेंजेस हो चुके हैं, तो एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, व्हाट इफ सिनारियो,
सिनारियो मैनेजर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है सिनारियो, अब ये होता क्या है, तो जितना मुझे समझ आया उसके साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी हमारे चेंजिंग वैल्यूज़ होते हैं इसके ऊपर सिनारियो बनता है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो या कोई आपके पास कुछ कैलकुलेटर टाइप का है आपके पास। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे बताता हूँ, करंट जो सैलरी है अभी लोगों की, ये अभी इतनी है। ये सैलरी को अगर मैं शो करूँ तो अभी ये इतनी है। अगर मैं उनकी हाइक करूँ कि जो नेक्स्ट ईयर है उनकी हाइक के बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और कितना हमारे ऊपर खर्चा आएगा, तो मुझे मैनेजमेंट को दिखाना है तो मैं हाइक का भी दिखा सकता हूँ। तो मैं हाइक पे सेलेक्ट करता हूँ, उसको शो करता हूँ, तो ये उसकी हाइक भी बताएगा, मतलब कितना ये बढ़ गया उसकी सैलरी, ये भी वो बताएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो हो जाएगा उसका आप चाहे तो यहाँ पे सम भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये करता हूँ, ये है 272 है। ठीक है, अब व्हाट इफ पे गया, मैं सिनारियो मैनेजर पे गया, ये जो पिछले की जो सैलरी थी वो है। तो देखिए, तो आप मतलब आप बता रहे हो सिनारियो कि अभी जो सैलरी करंट सैलरी है लोगों की वो इतनी है। अगर उनका पूरा हाइक होता है और उसको मैं फिर शो करूँ तो ये इतना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सिनारियो बना सकते हो कि अभी स्थिति ऐसी है, आगे की जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी। ये जैसे लोन कैलकुलेटर की तरफ कह सकते हो कि आज का जो रेट के हिसाब से आपका लोन बनता है वो इतना बनता है, 10 साल बाद इतना बनेगा, 20 साल बाद इतना बनेगा। तो आप सिनेरियो बना सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हम सिनेरियो मैनेजर, मतलब व्हाट इफ़ के अंदर आता है कि अगर क्या हो, मतलब आगे अगर कुछ चेंजेस हुए तो क्या हो, तो इससे रिलेटेड ही फंक्शंस हैं। ठीक है, गोल सीक हम देख लेते हैं। गोल सीक एक काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस फंक्शन है इसका। तो जो गोल सीक होता है हमारा, ये नॉर्मल, इसको हम बजटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं आगे के फोरकास्ट के लिए। या आप कह सकते हैं आपके कुछ गोल है, सेल्स का गोल है, तो उसको आपने कितना अचीव किया, तो उस टाइप के जो डेटा है या एनालिसिस होता है व्हाट इफ़ के अंदर, इसलिए इसको व्हाट इफ़ कहते हैं। व्हाट इफ़ के अंदर इसलिए इसको डालते हैं कि क्या हो अगर, है ना। तो ये आगे का जो भी इसका एनालिसिस है उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। मुझे क्या करना है, मुझे टोटल प्राइस निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालना है और रेवेन्यू देखना है और उसका गोल देखना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस क्या है, इक्वल टू सम, मैंने ये लगा दिया फॉर्मूला। अब मैं जाऊँगा अपने सेल वाले सीट पे। सेल वाले सीट पे क्या है, वहाँ पे टोटल प्राइस है या टोटल सेल है, ये है मेरा टोटल प्राइस है। अब टोटल प्राइस पे मैं गया, अब मुझे यहाँ पे जो टोटल प्राइस है इसका, यूनिट की जो प्राइस है वो मैंने ले लिया। ठीक है, सीट 1 पे गया और उसको मैंने कर दिया क्लोज। आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम हो गया। इक्वल टू सम, ये किया। अब मुझे सम करना है, किसका सम करना है, पूरे क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी है, सॉरी ये प्राइस का करना है, ये प्राइस है। और यहाँ पे जाना है, ये देखिए। तो ये क्या किया इसने, सम किया है सेल डेटा। मतलब ये दूसरे सीट से भी आप कर सकते हो, आप जरूरी नहीं कि एक ही सीट पे ही आपको करना है, इस सीट से भी आप डेटा ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, सेल डेटा का जो सीट है उसके अंदर जो G2 से लेके G44 था उसका मैंने सम निकाल लिया। तो मेरा जो प्राइस था, टोटल जो प्राइस था वो ये था। अब मैं टोटल क्वांटिटी में ऐसे निकालता हूँ, इक्वल टू सम, ये हो गया। मैं जाऊँगा सेल डेटा पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये क्वांटिटी है ना, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही लॉजिक है ना कि इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा टोटल सेल। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, अभी यूनिट प्राइस ले रहा हूँ और मैं ये यूनिट्स ले रहा हूँ, इसको मैं इंटू करूँगा और उससे सेल निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया था और ये करके एंटर। अभी फ़िलहाल 0 आ रहा है, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सीट 1 पे ही है, ये गलत हो गया सीट। अब मैं इसको यहाँ से भी हम ठीक कर सकते हैं चाहे तो, फॉर्मूला हमारा गलत है, सीट 1 को ले लिया इसने। यहाँ पे हमें करना था सेल, SALE, सेल डेटा, DATA, आई थिंक ये देखिए। तो ये हमारा क्वांटिटी आ गया। तो अभी तक से जो लोगों ने, आज जैसे मान के चले कि ये सेल डेटा का सीट है, यहाँ पे लोग सेल नया रोज़ रोज़ होते रहता है और ये उसको अपडेट करते रहते हैं, तो इसके बेस पे हमारा ये एक रिपोर्ट बन रहा है। ठीक है,
टोटल हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ये इंटू ये, इतने का हमारा रेवेन्यू हो गया। हमारा जो गोल था वो था इतने का, हमारा गोल था। अभी हम उस पर कम है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये हमारा गोल होना था, अभी तक से हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो जो कहाँ तक पहुँचे हैं या इसका जो एनालिसिस है वो हम गोल सिक के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, व्हाट इफ गोल सिक, मैं यहाँ पे गया, अब सेट सेल। अब सेट सेल क्या है, सेट सेल मतलब जो अभी टोटल जो अभी हमारा सेल हुआ है या रेवेन्यू जो भी आ गया, तो रेवेन्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, फिर टू वैल्यू, अब मेरा गोल क्या था, मेरा गोल था, मैं मान के चलो मेरा गोल ये है, ठीक है, 60 लाख का। तो 60 लाख का मैं एक गोल सेट कर देता हूँ। ठीक है, इतना मेरा होना चाहिए। अब एग्जैक्टली करेगा क्या ये, आप जैसे रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा बाय चेंजिंग सेल, मतलब कौन सा चीज़, अब क्वांटिटी जितना सेल होगा, है ना, तो वो तभी तो आपको पता, प्राइस तो वही रहेगा, है ना। जैसे जितना क्वांटिटी बढ़ते जाएगा या कम, मतलब हम कितने क्वांटिटी पीछे अपने गोल से, ये वो बताने का तरीका है। तो मैं फ़िलहाल भी क्वांटिटी पे फोकस करता हूँ और ये करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अभी क्या हुआ, अभी ये क्या किया इसने, ये गोल सीकिंग विद सेल D6 फाउंड अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या मिला आपको कि आप 240, है ना, 240.159 मान के चलें। ठीक है, इतने क्वांटिटी सेल करने के पीछे हैं, तो ये हो गया गोल सीक। हम सीख कर रहे हैं, है ना, हम मतलब चाह रहे हैं कि कितना हम सेल करेंगे तो हम अपने गोल को मतलब पा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली यही काम करता है, आपको ये बताता है कि आप इतने, अगर आप और सेल कर देते हो तो आप अपने गोल को पा जाओगे। तो ये काफ़ी एडवांस है और काफ़ी दिनों से ये गोल सीक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके तरीके से आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं अपने कंपनी में कि हम कितने सेल पीछे हैं या कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑलमोस्ट गोल सिक का यही काम है। व्हाट इफ एनालिसिस में अगर हम डेटा लेवल की बात करें तो ये काफ़ी एडवांस फंक्शन है आपका, और ये मोस्टली इंटरेस्ट रेट और जो प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं ना कि आगे अगर रेट बढ़ गया, बैंकिंग में रेपो रेट वगैरह है, ये उससे काफ़ी अच्छे से काम आता है। ये अगर इसका आपने फॉर्मूला लगाना सीख लिया तो ये काफ़ी मतलब अच्छा एनालिटिक्स के आपके काम आएगा। इसको लगाना सीखते हैं। मैंने क्या किया है, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट रेट मान के चलो, मेरा गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, कुछ भी लोन है मान के चलो, मैंने उसको लिया है 5% पे। ठीक है, 5% पे मैंने लिया है और उसको मैंने डाल दिया। कितने महीने के लिया, 60 महीने के लिया। फाइनेंस अमाउंट कितना था, चलो ये 8 लाख था। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका मुझे पेमेंट निकालना है कि मंथली पेमेंट कितना होगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है PMT, फिर ये अभी क्या बोल रहा है, रेट। देखिए यहाँ पे आपको आएगा रेट लिखा हो, तो रेट क्या है, ये कितने परसेंट का रेट है, 5% का रेट है। फिर ये बोल रहा है पर मंथ, एन पर मंथ। सो एन पर मंथ क्या होगा, नंबर ऑफ पर, ये होता है 60 होगा। फिर मैंने कर दिया। अब मुझे करना है PV वैल्यू, है ना, जो प्रोवाइडर जो वैल्यू है हमारा, जो लिया गया लोन है, ठीक है, या फाइनेंशियल वैल्यू, ये वो है। तो एक चीज़ ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है, लेकिन अभी इसमें कुछ और बाकी है। ये जो है हमारा रेट, रेट कैसे होगा, ये रेट जो है हमारा 5% का है, ये पूरे 60 महीने का है। लेकिन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, साल में 12 महीने होते हैं ना, तो ये 15,096 बनेगा। अभी माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं।
तो ये 15,096 इसका एक पेमेंट बन रहा है, ठीक है, पर मंथ का। टोटल पेमेंट, अब टोटल पेमेंट कैसे होगा, ये इक्वल्स, इसको अगर मैं इंटू कर दूं किससे, 60 महीने से, तो ये टोटल पेमेंट आ जाएगा मेरा। मतलब 8 लाख का मैंने लोन लिया। चलो ये जो इसको है थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, ये फाइनेंशियल अमाउंट है ना, तो मैं कोशिश करूँगा इसको फॉर्मेट करने की, थोड़ा अच्छे से समझ जाएं लोग। तो ये करेंसी में मैं कन्वर्ट कर दिया, 8 लाख है, और अभी मुझे देना है 9 लाख, ठीक है, 9 लाख इतना देना है। इंटरेस्ट कितना निकाल सकते हैं, इक्वल टू, अब इंटरेस्ट मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा, ये मैंने अमाउंट है, इसमें क्या करूँगा, माइनस किसको कर दूँगा, जो मुझे टोटल फाइनेंस मिला है, तो ये मेरा इंटरेस्ट, मतलब 1,05,819 मैं इंटरेस्ट दे दूँगा, ये हो गया। ये एक तरह से लोन का कैलकुलेटर हो गया। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये क्या जो चीज़ है, ये इनपुट है। इनपुट कहने का मतलब है, मैं इस पर लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट, ठीक है, ये देखिए इनपुट, और इसको लिख देता हूँ मैं डिपेंडेंट। अब ये दोनों में क्या चीज़ है, ये इनपुट रहेगा, ठीक है, ये इनपुट रहेगा, तभी तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगे। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस वाले वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, तो इसको ऐसे मान के चल कि ये इनपुट है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एक इंटरेस्ट रेट का चार्ट बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट इसका चार्ट बनाते हैं। तो मैं 2.02 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 2 पॉइंट या ऐसा करते हैं 3.002, ऐसे एक मान के चलो, या ऐसे करते हैं सिंपल, चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे कितने परसेंट तक, 13% तक का कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। अब इसका मुझे कैलकुलेशन निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, अम, ये तो हमने एक कैलकुलेशन निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इसके हिसाब से भी कैलकुलेशन अपने आप निकले। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो पेमेंट है, ठीक है, इसको इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, इसके बेस पे हम निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसके बेस पे निकलेगा, इसको हम सेलेक्ट करना है, और हम जाएंगे डेटा पे, और यहाँ पे जाएंगे डेटा टेबल्स में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का इस पर आप इनपुट दे सकते हो, रॉ और कॉलम, ठीक है। तो मेरा ये कॉलम बेस्ड है, इस कॉलम पे तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट देता हूँ। मैं किस चीज़ का इनपुट देना चाहता हूँ, परसेंट, जो मेरे इंटरेस्ट रेट है उसका। तो इंटरेस्ट रेट क्या है मेरा, ये है ना, तो मैं यहाँ पे गया, इसको मैं चाहता हूँ कि ना ये वाला मैं दूँ, ठीक है। तो ये रेफरेंस मैंने दे दिया। तो अब क्या करेगा वो, जो इंटरेस्ट रेट है इसको इससे कंपेयर करके आगे का वैल्यू जो है अपने आप ना जोड़ेगा वो। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आगे किया, तो अभी ये क्या किया, 2% में ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इसको ठीक करते हैं एक बार। D20 यहाँ तक तो सही था, 15,000 का मेरा बन रहा था, 1,05,000 बनना चाहिए मेरा, कितने इंटरेस्ट पे, 5% पे। तो 5% पे मेरा इतना इंटरेस्ट और लगभग बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करते हैं। D2 15 यहाँ तक ठीक है। एक बार मैं फिर से बना के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट लिखता हूँ, और यहाँ पे ये 5% है, तो मैं 2% से स्टार्ट करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14% तक। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा इतने में जो अलग अलग परसेंटेज है उसके हिसाब से मैं अपना लोन जो है उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे क्या करना होगा, एक इनपुट यहाँ पे देख के इसको कंपेयर करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, अगर मैं अपना डिपेंडेंट में मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैं ये अपना जो मंथली पेमेंट है वो करूँ, तो मैं ये एंटर कर दिया। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू था मैंने इसको यहाँ पे ले आया। अब इसके नीचे जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा
वो इस परसेंटेज पे यहाँ से जो पेमेंट को जो कैलकुलेट किया, देखो पेमेंट को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं जो अ, ये व्हाट इफ़ एनालिसिस डालूंगा ना यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इसी फॉर्मूला के तहत, है ना, इसी फॉर्मूला के तहत यहाँ पे अपना इनपुट बताएगा, ठीक है। मतलब ये जो इनपुट वाला जो ये हमने जो यहाँ से लिया, अगर इसको हम चेंज करके ये सब भी लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके से ये अपना डेटा बताएगा। जैसे अभी हमने सिर्फ मंथली पेमेंट का निकाला है, तो ये मंथली पेमेंट के लिए है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मुझे एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर व्हाट इफ डेटा टेबल, ये जाके मुझे, क्योंकि ये कॉलम का एक वो है और इसी से मुझे निकालना है, तो मैं कॉलम पे जाऊंगा और मुझे जैसे मुझे परसेंट निकालना है, परसेंट है ना ये, तो परसेंट के ऊपर निकालना है, तो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो ये डिपेंडेंट जो है, अगर यही है ये डिपेंडेंट है, मतलब ये जो है, ये जो वैल्यू है डिपेंडेंट है इसके ऊपर, है ना। तो मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ओके करके देखते हैं, ये देखिए अब मैं 5% को देखना चाहता हूँ, ये देखिए आप एग्जैक्टली आप देखेंगे ये 5% जो है मेरा, 5% के हिसाब से जो मेरा मंथली बनेगा वो कितना बनेगा, 15096, यहाँ पे भी 15096। इसका मतलब है 5% जो है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। 6% में इतना बनेगा, 7% में इतना बनेगा, ठीक है, 8%, 10%, 14% में इतना बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम एक और तरीके से देखते हैं कि इसको मैं क्या करता हूँ, मैं हाइड करता हूँ एक बार। पहले हाइड करने का क्या है, आप देखेंगे कंट्रोल और जो एस्केप के नीचे जो बटन होता है ना, ये आप दबाओगे ना, तो ये पूरा फॉर्मूला बता देता है आपका कि क्या क्या फॉर्मूला है। जैसे मैंने दबाया ना, तो ये पूरा फॉर्मूले उसमें आ गया। इससे क्या है, प्रीव्यू आप देख सकते हो, ये ना वर्कबुक की क्वेरीज लिखा है ना, ये वर्कबुक क्वेरीज, तो ये आपको पूरा आपका फॉर्मूला बता देगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा डेटा किधर किधर से आ रहा है। फिर आप उसी को दबा दोगे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये मुझे यहाँ तक समझ आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसको राइट क्लिक करूँ, फॉर्मेट सेल्स करूँ, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, कस्टम में गया, कस्टम में क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ इसको मुझे हाइड करना है, तो हाइड करने का एक फॉर्मूला होता है या एक टाइप होता है, मान के चलो कस्टम टाइप होता है। ये जो कॉलम्स होते हैं ना, ये 3 बार आप कॉलम्स आप यहाँ पे एंटर कर दो और इसको ओके कर दो। ये देखिए हाइड हो गया ये, लेकिन यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला ये दिखा ही रहा है, अभी भी दिखा रहा है ये, तो इस तरीके से हाइड हो जाएगा। और ये मेरा जो इंटरेस्ट है वो बता रहा है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे आप कॉलम बेस्ड भी आप दे सकते हैं इनपुट, लेकिन जैसा ये जो हमारा व्हाट इफ़ एनालिसिस है डेटा टेबल के अंदर, है ना, अब इसने एग्जैक्टली क्या किया है, ये एक फंक्शन आपको बनाया है, लेकिन है तो सब फॉर्मूला ही। जैसे अगर मैं इसको फॉर्मूला दिखाऊँ आपको, तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर मैं क्वेरीज में जाके इसको अच्छे से देखूँ मैं, तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला है जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है, इंटरेस्ट रेट जो है, ये देखिए टेबल D4, और ये जो D20 से लिया गया है ये, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो फ़िलहाल मैं ये हटाता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे 15096 आया था वो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सही है मेरा। तो ये एक कैलकुलेटर बन जाएगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटर, एक सिंपल सा। बाकी ये जो डेटा वाला जो ये जो टेबल होता है, काफ़ी कम लोग इसको जानते हैं कि ऐसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। और ये डायनेमिक होता है, आप जैसे जैसे यहाँ पे कुछ डालते जाएंगे अपने आप ही चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 60 महीने है, मैं इसको करता हूँ 50 महीने, देखिए कितना चेंज हो रहा है ये। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर ही है। अगर फाइनेंस अमाउंट कोई आपका बंदा बोल रहा है कि 20 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो 20 लाख का ये आ गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं, और उसके अलग अलग परसेंटेज भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप मंथ्स भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इनपुट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट ये है, ठीक है। और जो आप जो यहाँ पे डेटा टेबल का फॉर्मूला जो दे रहे हो, यहाँ पे इसको आप हाइड भी कर सकते हो, चाहो तो दिखा भी सकते हो, लेकिन वो एक मतलब एक प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको और अच्छे से आप सजा के यहाँ पे और अच्छे से लिख के ऐसे कैलकुलेटर बना सकते हो, ठीक है।
फोरकास्ट वैल्यू भी इसी तरह का है, कुछ आपको डेटा इस जो आपके हिस्टोरिकल डेटा या कोई भी आपके पास डेटा है उसके हिसाब से एक चार्ट बना के एक फोरकास्ट बता देगा इस तरीके से। ग्रुपिंग होता है, जैसे आप डेटा आप लेते हो, आपके पास कोई समरी वाला डेटा है, डेट वाइज आप उसको समरी करते हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्लिकेबल ग्रुपिंग बन जाएगा। आप चाहते हो कि एक मंथ का या एक डेट का, तो वो प्लस माइनस के हिसाब से बन जाता है। जिस पर क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर उस डेट का दिखाता है डेटा, जो भी डेटा उसके अंदर है। ठीक है, तो ग्रुपिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह से आप चाहो तो ग्रुपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे डेट के हिसाब से अगर आप इसको ग्रुपिंग करना चाहें। ये देखिए, ये ग्रुपिंग हो गया हमारा, है ना, 1 2, ये ग्रुपिंग है। अब इस पे क्या हो रहा है, जैसे एक ग्रुप बना रहा है ना, जैसे एक तारीख के हिसाब से, जैसे मंथ के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। एक तारीख का टोटल यहाँ पे दिखा देगा, जैसे आप इसको प्लस करोगे तो उसके आगे का जो है वो दिखा देगा, है ना। तो इस तरह से हम ग्रुप भी बनाते हैं, ग्रुप के थ्रू हम आराम से अपने डेटा को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं। और सब टोटल है, सब टोटल आप जानते हैं, लुकअप के ऊपर ऑर्डर डेट, रीजन, मैनेजर, आइटम्स, ये सब टोटल्स है। ये ग्रुपिंग के अंदर ही आता है। आप जहाँ जहाँ पे चाहे, आप ईस्ट का टोटल जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा था, तो ये ऐसे टोटल दिखाने लग गया। इसको और अच्छे से कर सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ पे जाते हैं, सब टोटल पे जाते हैं, लुकअप, आइटम, सेल्समैन, यूनिट प्राइस, इसको हम करते हैं आइटम के नाम से, कर सकते हैं हम इसको आइटम के नाम से सम। तो ये आइटम के नाम से हमारा सम आ गया है, इसका टोटल, ये सेंटर का टोटल, वेस्ट का टोटल यहाँ पे। ठीक है, ये इसके ये तो लुकअप है, ये नहीं। तो ये ऐसे ग्रुप टाइप का ही बना है इसमें। ऐसे सबको आप छोटा कर दें तो अच्छे से डेटा आप देख पाएंगे। ये देखिए, तो इसके टोटल्स बन गई है। सो डिटेल है, ये पूरा डिटेल है, हाई डिटेल करेंगे पूरा डिटेल हाइड हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे कस्टमाइजेशन है इसके, आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। रिव्यूज़ के अंदर स्पेल चेक, जो भी स्पेलिंग वगैरह चेक करते हैं इसके अंदर, थिसॉरस जो डेटा जो डिक्शनरी टाइप का होता है वो। स्मार्ट लुकअप है इसके अंदर, आप एक इनसाइट देख सकते हो इसके अंदर। ये नेट से कुछ चलने लग गया है यहाँ पे। क्वेरीज जो है, अब क्वेरीज को जैसे मैंने बताया था कि शॉर्टकट होता है कंट्रोल और ये वाला, तो इससे आप पूरा फॉर्मूला वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको दबा के इससे निकल सकते हो। आगे है कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे इस पर कमेंट डालना है, न्यू कमेंट, तो आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट डाल के छोड़ दो, तो लोगों को पता चले किसी ने क्या कमेंट किया है। नया कमेंट डिलीट करना है, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, ये आगे जाते जाएगा। सो ऑल कमेंट करोगे सभी कमेंट दिखाएगा। सो लिंक करो, कोई लिंक आपने बनाया तो लिंक भी दिखाएगा। सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर जो भी आप सेल को चाहे या जो फॉर्मेटिंग है या जो जो चीज़ आप लॉक करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप चूज़ करके पासवर्ड डाल दें और पासवर्ड से लॉक कर दें, तो वो उस चीज़ को कोई, मतलब उस पार्ट को कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है, वो है यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, पूरे स्ट्रक्चर को ये कर देगा, इसमें कोई चेंजेस कोई कर नहीं पाएगा। शेयर कर सकते हैं वर्कबुक को, जैसे आपको किसी और को शेयर करना है ना। तो यहाँ पे अगर आप शेयर करते हो और ट्रैक चेंजेस लगाते हो तो क्या होगा, जो बंदा उस पर काम करते रहेगा जिसको आपने शेयर किया हुआ है, तो उसका काम भी आपको यहाँ एज आ ऐसे कमेंट टाइप का दिखते रहे कि उसने क्या क्या काम किया है। आप चाहो तो उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हो। तो इस तरह से शेयर वर्कबुक काम करता है। अलाउ कर दूंगा मैं यहाँ पे, अलाउ चेंजेस एडवांस, कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर, ये देखो 30 दिन के लिए, है ना। प्रिंट द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन ऑटोमेटिकली एवरी, मतलब अपडेट होते रहे, ये ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप। तो ये होता है शेयर वर्कबुक। ट्रैक चेंजेस, हाईलाइट चेंजेस, अगर ट्रैक चेंजेस आप करते हो, ठीक है, और इस पे इस फाइल पे जिसने कुछ भी शेयर कर रखा, मतलब आपने शेयर कर रखा है, और इस पर कोई भी चेंजेस होता है वो आपको हाईलाइट होगा, मतलब दिखाई देगा कि किस बंदे ने या
किसको आज मतलब आपने शेयर जिसको भी आपने शेयर किया होगा वो जो भी चेंजेस करेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ऐसे कमेंट टाइप का ही दिखेगा कि ये वाला वैल्यू चेंज है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये इसको चेंज कर दिया गया है, इसको ये पहले था। तो इसको ट्रैक चेंजेस कहते हैं। तो जो भी चेंजेस हो गए वो ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है। अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस। तो आप कुछ यूज़र्स को चाहो तो एक रेंज दे सकते हो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट बना लिया यहाँ पे या डैशबोर्ड बना लिया एक्सेल में, जिसमें बहुत अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, तो अब जो बैकएंड का जो डेटा है, ठीक है, उस पे डेटा एंट्री के लिए आप किसी को एक रेंज दे सकते हैं कि आप इतने में आप एंट्री करो, आपकी एंट्री के हिसाब से मेरा ये डैशबोर्ड या एक अच्छा सा चार्ट यहाँ पे जो है वो उसमें डेटा आते रहेगा। तो ये वो करने का तरीका है, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट से ट्रैक चेंजेस पढ़ लिया था हमने। स्टार्ट इंकिंग, ये इंकिंग है सिंपल सा, इसको इंकिंग कहते हैं। ठीक है। हाइलाइटर, किसी को हाईलाइट करना है, ये देखिए, ये होता है इंकिंग। फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है ये सब। बाकी ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा चीज़ पढ़ लिया है। अगर मैं F12 करता हूँ तो ये सेव एज़ कहता है। ठीक है। अब सेव एज़ में क्या है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं टूल्स के अंदर। मैप, नेटवर्क, ड्राइव, वेब ऑप्शन, जनरल ऑप्शंस। तो जनरल ऑप्शंस में क्या होता है, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। मतलब आप एक्सेल में पासवर्ड भी डाल सकते हो ओपन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग पासवर्ड। ठीक है। अगर आप पासवर्ड टू मॉडिफाई करते हो तो बंदा ओपन तो कर लेगा लेकिन वो रीड ओनली मोड में कर पाएगा। ठीक है। और जैसे आप चाहते हो कि जैसे पासवर्ड डाल रहे हो आप भूल गए पासवर्ड, ठीक है, तो उससे बचने के लिए ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप कर दोगे तो आपका एक और फाइल बन जाएगा बैकअप के रूप में, और जो नया फाइल जो यही जो फाइल रहेगा उसमें पासवर्ड लग जाएगा। गलती से आप पासवर्ड भूल गए तो जो पीछे वाला जो आपका फाइल था उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार एक CSV फाइल से इंपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद एक्सेल का डैशबोर्ड देखेंगे। अब CSV फाइल होता क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसका फुल फॉर्म। तो जो भी वैल्यूज़ है जो कॉमा से सेपरेटेड होंगे उसको कॉमा से पहले जो है इसको एक सेल के रूप में एक्सेल मानेगा। तो ये जैसे कि आप डेटाबेस से या कोई आपका कोई एप्लीकेशन है उसमें कॉमा सेपरेटेड वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके जो डेटा आता है उसको आप एक्सेल में इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे जो भी कॉमा है उसके पहले का जो चीज़ है उसको एक सेल बोलेंगे, उसके आगे एक और कॉमा है उसके पीछे का जो चीज़ है या ये जो है ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये कॉमा को ही मान के चलता है। उसके आगे जितने भी कॉमा रहेंगे उसके बीच में जो भी आप वैल्यू दे दोगे उसको वो अगले सेल में लेके चलेगा। इसी तरह ये है, आप देख रहे हैं ये सब वैल्यूज़ है। इसमें आप मॉडिफिकेशन करके आप चाहे तो कुछ और भी डेटा एक साथ जोड़ के, जैसे जो डेटा इंपोर्ट करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, जो वेबसाइट से स्क्रैपिंग करते हैं, ये बहुत काम का और बहुत एडवांस चीज़ है ये। ठीक है। आप एक्सेल के फाइल में भी एडिट कर सकते हो चाहो तो, और यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक्सेल के फाइल में आप पूरा एडिट करके उसको CSV में सेव करके उसको डेटाबेस में अपलोड कर सकते हो। डेटाबेस के फाइल को आप CSV में पहले डाउनलोड करके उसको फिर से एडिट करके उसमें और अच्छे डेटा डाल के, या एक्सेल में उसको खोल के और बहुत सारा डेटा डाल के फिर से उसको CSV में डाल के आप डेटाबेस में फिर अपडेट कर सकते हो। तो कई सारे इसके तरीके हैं और बहुत सारा काम है इसका। तो फिलहाल हम सिर्फ इसका इंपोर्ट देख लेते हैं, है ना। इंपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेल डेटा डॉट CSV नाम का मेरे पास एक फ़ाइल है। मैं ये चाहूँगा कि मैं एक्सेल खोल के एक बार उसको इंपोर्ट करूँ। तो ये मेरे पास एक्सेल है। अब मुझे क्या करना है, डेटा पे जाना है, इंपोर्ट करना है मुझे फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब CSV टेक्स्ट के बराबर ये यहाँ पे। ठीक है। डाउनलोड्स पे गया, ये मेरा सेल डेटा डॉट CSV, मैं इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ विजार्ड बता रहा है, ये डिलिमिटेड होना चाहिए, फिक्स्ड विथ है, और इसका ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है। ठीक है। माई डेटा हैज़ हेडर, हाँ तो हेडर है एम्प्लॉय आईडी, ये उसके नीचे एम्प्लॉय आईडी लिखा है। ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। ये कुछ फाइल ओरिजिन का ये कह लें कि इसका कोड है, ये आप देख सकते हैं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जो मेरा जो डिलिमिटर है, अब डिलिमिटर क्या है,
जो डीलिमिटर्स है वो क्या है, मेरा ये कॉमा है, ठीक है। अगर मैं टैब है, टैब अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इसके बीच में टैब भी होना चाहिए। अगर वो टैब को, जैसे भी हमें CSV है तो CSV में क्या होता है, कॉमा। तो वो क्या करता है, जो कॉमा है उसको मान के चलता है कि ये डिलीमीटर है, इसके आगे का जो चीज़ है वो सेल है। तो मतलब अब जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी सेल हैं आपके, ठीक है, उसको एक मतलब अलग करने का, है ना, अलग करने का कुछ डिलीमीटर चाहिए होगा। जैसे हमारे एक्सेल की सीट में यहाँ पे क्या होता है, ये लकीर होता है ना, ये कॉलम के लकीर होते हैं, ये रोज़ के होते हैं। ऐसी लाइंस जो होते हैं इसको लाइन ना मान कर, क्योंकि CSV में अलग फॉर्मेट चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, कॉमा को मान के चलते हैं। तो कॉमा जो है ये आपका लाइन है। अब इसके नीचे और भी कॉमास होंगे तो ये कॉमा के हिसाब से, जैसे ये कॉमा, ये 2 कॉमा, ये 3, ये 4, इसके बीच में जो भी आपका डेटा आएगा उसको वैसे यहाँ पे इंपोर्ट करेगा। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे अगर आपका जो CSV फाइल है, आपका टेक्स्ट फाइल भी है, उसमें स्पेसेस हैं तो आप स्पेस लोगे, टैब है तो टैब लोगे, अगर वहाँ पे सेमी कॉलन है तो आप सेमी कॉलन लोगे। जैसे यहाँ पे अगर ये कॉमा ना हो करके यहाँ पे सेमी कॉलन है तो आपको सेमी कॉलन लेना पड़ेगा। फिलहाल मेरे को ये कॉमा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा CSV है। जैसे ही मैंने कॉमा पे क्लिक किया, आप देखो एम्प्लॉय आईडी अलग हो गया, सेल्समैन अलग हो गया, मैनेजर अलग हो गया। तो ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, ये देख लेंगे ये क्या चीज़ है। टेक्स्ट क्वालिफायर ये है कि, अब टेक्स्ट क्वालिफायर क्या है, अगर कोई टेक्स्ट है उसको अगर कोट्स में डाल देते हो तो उसको ये समझेगा, अगर आप CSV में हो, CSV फाइल में कोई भी आपका टेक्स्ट है उसके अंदर कोट्स है, डबल कोट्स है ऊपर में, ठीक है, तो एक्सेल क्या समझेगा उसको कि ये टेक्स्ट है। तो इसलिए इसको टेक्स्ट क्वालिफायर कहते हैं। आप अदर भी करके यहाँ पे अपना खुद का सिंबल भी दे सकते हो। अगर आपके फाइल में किसी अलग तरीके का स्पेशल कैरेक्टर है या कुछ और भी है तो उससे भी आप इसको सेपरेट करा सकते हो। फिलहाल मैं कॉमा पे ही रहूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए थोड़ा सा ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। आप चाहे जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, ये भी जनरल है, इसको चाहे तो टेक्स्ट में, डेट में या नंबर में, जैसे भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको जनरल पे रखूँगा, सब चीज़ों को मैं फिनिश कर दूँगा। और अब ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको इंपोर्ट करना है, कहाँ पे करना है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे करना चाहता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अभी क्या हुआ, मेरा जो CSV फाइल था, मतलब टेक्स्ट फाइल था, फिलहाल जो टेक्स्ट फाइल था वो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जितने भी ये आपके डेटा है, ये देखिए ये एज अ टेक्स्ट हुए हैं, फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने जब इंपोर्ट किया था उस टाइम पे चेंज करते तो ये हो जाता। ये एक्चुअल में ये क्या है, ये डॉलर है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक कर दूँ तब अब ये नंबर बन गया। तो इसके फॉर्मेट को लेके आप चाहो तो देखते हैं, फॉर्मेट को यहाँ डाल के, फॉर्मेट से तो नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ये है पूरा जितने भी आपके ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हटाने पड़ेंगे। तो ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉर्मेट पहले से बना लें, खासकर करेंसी का, नंबर्स का, ये सब चीज़ों का। तो उससे क्या होता है, आपका जो डेटा है परफेक्टली आता है। और एक्सेल में भी फिर इसके ऊपर आप देखिए, एक्सेल में भी आप इसके सम, इनटू, प्लस, माइनस सब चीज़ कर सकते हैं। अगर ये ऐसे डेटा आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब बात का हमें ध्यान रखना है। आई थिंक ऑलमोस्ट हमें बाकी सब चीज़ तो पढ़ लिया। अब एक मैं आपको एक एडवांस, बिल्कुल एडवांस एक एक्सेल का डैशबोर्ड बता देता हूँ मैं आपको, एक्सेल का डैशबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो अब ये देखें ये क्या है, ये एक्सेल में बनाया गया डैशबोर्ड है और इसमें रियल टाइम डेटा भी आता है। इसके पीछे बहुत सारे सीट्स हैं जिस पे डेटा है, डेटा से इसको बनाया गया है। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या हुआ, NSW, QLD, TAS, ये उनका चार्ट एरिया बनाया है, इस पर कितना हो रहा है सेल। यहाँ पे कुछ इसका सिम्बॉल्स बनाया गया है, कितने स्टाफ्स हैं, मतलब अगर एम्प्लॉय का भी डेटाबेस है आपके पास एक्सेल में उसको भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। कैल्क लिखा है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं आपके, डेब्ट कवरेज रेशियो बनाया गया है, ये आपके साल के हिसाब से आपको यहाँ पे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे साल भी क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप ये चेंजेस भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ये देखिए ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा चेंजेस हो रहा है, ये डैशबोर्ड में पूरा चेंजेस हो रहा है।
तो ये क्या करता है, ये जो है रेडियो बटन, इस पर फ़िल्टर लगा हुआ है, जिससे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फ़िल्टर हो जाए, तो ये फ़िल्टर ही हो रहा है और अपने आप ही डेटा चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कुछ डेटा है, यहाँ पे सेल्स का डेटा है, रेवेन्यू का डेटा है, यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में बता रहा है। इसके लिए कितना अच्छा यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है कि ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, डाउन हो रहा है। स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया गया है, फाइनेंस के बारे में बताया गया है, एचआर के बारे में बताया गया है। ऐसी स्टाफिंग बाय स्टेट बताया गया है कि एनएसडब्ल्यू में इतने स्टाफ हैं, ओएलडी में इतने हैं, टीएस में इतने हैं, वीआईसी में इतने हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल स्पेंड, यूट्यूब, फेसबुक, पिंटरेस्ट पे इसके जो स्पेंड है वो बताया गया है, कितना स्पेंड इसमें ये कंपनी कर रही है। यहाँ पे एनएसडब्ल्यू ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ईयर एंड वाला जो भी है, इनका जो रिपोर्ट है वो दिया गया है। प्रॉफिट ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, टीएएस, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, वीआईसी। तो ये इस तरह का डेटा, आप ये इसको डैशबोर्ड कह सकते हैं। इसको डैशबोर्ड मतलब एक्सेल पे डैशबोर्ड बना दिया है। अब जब जब आप मतलब ये भी डेटा जो है पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से डेटा आ रहे हैं। अब इस डेटा के ऊपर, अब जैसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो, आपको एक अच्छा रिपोर्ट चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डेटा आप ले लोगे। या तो आप अपना जो ये जो एक्सेल का सीट है उसको शेयर कर दोगे सबको, और जितने भी आपके जो काम करने वाले हैं, जैसे किसी को ऑपरेशन में काम, ये ऑपरेशन मान के चलो, ये ऑपरेशन वाले बंदे हैं, ठीक है, कोई मार्केटिंग का बंदा होगा, कोई आईटी का बंदा होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने वर्कशीट में, क्योंकि उनको पहले से आपने परमिशन दे रखा है, तो जिस बंदे को आपने परमिशन दे रखा है वो वही काम करेगा। तो वो वहाँ वो क्या करेंगे, अपना डेली का जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ पे डालेंगे। और ये उसका केपीआई है, इसको प्रोडक्ट इंडिकेटर कहते हैं, आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। तो ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना सकती है। डेटा, ये प्रॉपर डेटा, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये देखिए 2009 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, यहाँ पे 2020 में क्या हुआ था। तो इसके बेस पे ये डेटा बनाया गया। तो इसको मान के चलो कि अकाउंटेंट वाले बना रहे हैं, अकाउंट्स वाले बंदे बना रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर है कि इसको कैलकुलेट किया गया है कि किस तरीके से इसको मतलब डेज़ के हिसाब से, जुलाई में क्या था, अगस्त में क्या था। तो इसके ऊपर अब ये डेटा मिलने के बाद अब तो कुछ ना कुछ चार्ट तो बना ही सकते हो, है ना। इसका जो है ये चार्ट भी बनाया गया है। ये चार्ट के लिए जो डेटा है ये वो है, ई कॉमर्स में क्या है इनका परफॉर्मेंस वगैरह, ऐसे कुछ इन्होंने बना रखा है, ठीक है। लास्ट जो है चेक करने के लिए बना रखा है, ये चेक है, मैट्रिक्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में इन्होंने अपना डैशबोर्ड बना रखा है। तो ये जो जितना भी ये डेटा जो आ रहा है ये इस वाले सीट से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी कंपनी में इस तरीके से वो काम करते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, आप एक्सेल को चाहे तो जैसे कि आजकल क्या होता है, बड़ी कंपनियां ईआरपी सॉफ्टवेयर लेती हैं, मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर लेती हैं। आप चाहो अगर अगर आप एक्सेल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आपको सिर्फ एक्सेल में भी आपको ऐसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे चाहे वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी किसी ने बनाया ही होगा ना। आपको बस क्या है कि अपने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग एक या तो अलग अलग सीट से भी दे सकते हो, अलग अलग सीट से इंपोर्ट कर सकते हो डेटा, या फिर अगर एक ही सीट में आप करना चाहो तो उसमें अलग अलग सीट्स बना दो डिपार्टमेंट के हिसाब से। डिपार्टमेंट वाले अपना अपना उसमें डेटा एंट्री करेंगे, और उस डेटा एंट्री को आप फिर से और अच्छे से उसको बना के आप उसके बेस पे ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं जो आपके पूरे कंपनी का परफॉर्मेंस बताए। यहाँ पे कितना अच्छा बताया गया है कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज, फाइनेंस, एचआर, स्टाफिंग, ये सब काफ़ी सारा चीज़ बताया गया है। तो इस तरह से आप एक्सेल में एडवांस काम करते हो। डैशबोर्ड, इसको एक्चुअल में एक्सेल का डैशबोर्ड कहते हैं, इसको बनाया गया है, ठीक है। चार्ट्स ही है, ये चार्ट्स है, बहुत सारे फोटोज़ हैं, कुछ यहाँ पे कुछ लिख दिया है यहाँ पे, तो ऐसे आप भी बना सकते हो। बाकी जो डेटा है आपके बैकएंड से ही आएगा। तो एक्सेल इतना हमारे पास एक्सटेंसिव है, या इतना काम का चीज़ है कि हम ऐसे चीज़ भी एक्सेल में बना सकते हैं। और ऐसे चीज़ बनाने के लिए हमको बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज ही चाहिए, तभी आप ऐसा काम कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा चीज़ कवर कर लिया है। मेरे से जितना हो पाया है मैं उतना मैंने कवर किया। काफ़ी सारे हमने चीज़ पढ़ ली है, कॉम्प्लिकेटेड भी जो चीज़ें पढ़ी हैं। थोड़ा सा जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, कुछ फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, कुछ आप खुद ट्राई कर सकते हैं। डेटा में कुछ चीज़ें हैं जिसको आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और कुछ चीज़ अगर रहता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा, या काम भी उस पर काम करके आपको दिखा दूँगा कैसे वो काम करता है। किसी भी तरह के हेल्प के लिए, या कोई आपके पास कोई कंसर्न है,
क्वेश्चंस है, आपको कुछ जानना है या आप चाहते हैं कि कुछ सजेशन दें कोर्स के बारे में, या आप मुझे या मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए आपको या बताना चाहिए कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे वो शेयर करें। मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसको अच्छे से इम्प्रूव करूँगा, और उसके बेस पे, आपके इनपुट के बेस पे एक अच्छा और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।